अच्छा, तो मैं रुक ही जाता हूँ। अच्छा, यही देखो, इसीलिए आप लोग सही है। चलते जाओ, तो लास्ट तक रहेगा। ठीक है। तो कुछ पुनः क्योंकि सॉफ्टवेयर में थोड़ा आयु का प्रभाव दिख रहा है। 40 पार हो गया है, तो कोई बटन दबाना था गो लाइव का, वो मैं नहीं दबाया, इसीलिए थोड़ा डिले हो गया है। मैंने ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, इसको आप आगे देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। तो नागराज जी को ये आश्वासन मिला कि समाधि में अज्ञात ज्ञात होता है ना? और वो फिर समाधि के लिए मन बनाए, और शास्त्रों में जैसे लिखा है समाधि, और वहाँ भी समाधि का तात्पर्य जो योग सूत्र में जो लिखा है उसके अनुसार उस समाधि के व्याख्या, उसमें भी निर्विकल्प समाधि की जो व्याख्या है, उस स्थिति में वो पहुंचे। नागराज जी के परिवार परंपरा वेदांत को मानता ही रहा, साथ में छह दर्शनों का अध्ययन वो लोग किए ही थे, उपनिषदों का भी अध्ययन उनके परिवार परंपरा में था, और साथ में उस ज्ञान को प्राप्त करने की जो पद्धति थी, जो विधि थी, वो आगम तंत्र उपासना पद्धति थी। उनके अनुसार साधना के 3 पद्धतियाँ होती हैं। एक को ज्ञान विधि बोलते हैं। ज्ञान विधि में वेदांत को समझने के लिए श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन भाषा के रूप में ऐसे दिया है। दूसरा, पतंजल योग सूत्र में है ना, जो अष्टांग योग है, धारणा, ध्यान, समाधि के रूप में इसको बताया है। और तीसरा को आगम तंत्र उपासना पद्धति वो मानते हैं, जिसमें शैव आगम, शाक्त आगम तथा विष्णु आगम तंत्र उपासनाएं की व्याख्या है। उसमें से ये शाक्त आगम तंत्र उपासना के परंपरा के थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वेद और वेदांत और छह दर्शनों में जो लिखा है उसके प्रति वो अनभिज्ञ थे। ये सभी को उन्होंने एक बार एक वाक्य ये भी बोला था कि वेदों में जितना भी लिखा है, और तीनों आचार्य, आचार्य मतलब अद्वैत के शंकराचार्य जी, और विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य जी, तथा द्वैत संप्रदाय के माधवाचार्य जी, तीनों आचार्यों के वाक्यों को, के द्वारा लिखित चीज़ों को, के ज्ञान को मैं घोल कर शरबत बनाकर पी चुका था तब तक। ये उनका भाषा रहा, जो काफ़ी एक पावरफुल स्टेटमेंट है। कुल मिलाकर ये मतलब है कि उस समय जो भी चीज़ें उपलब्ध थी, उस समय मतलब 1945 में ज्ञान के संदर्भ में भारत में जितने भी सूचनाएं, जितनी भी चीज़ें उनको मतलब उस समय उपलब्ध रहा, वो सभी को वो समझ के बैठे थे, है ना। इसके बाद वो साधना में प्रवेश किए। तो जो समाधि उनको प्राप्त हुआ, उसमें क्योंकि उन्होंने जो रेफरेंस दिया है वो धारणा, ध्यान और समाधि का दिया है ना, जो विकल्प पुस्तिका में है। इस पुस्तक में इच्छा शक्ति तथा ज्ञान शक्ति के जागरण की व्याख्या उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मेरा निधिध्यास हो गया और उसके बाद मैं तुरीय अवस्था में चले गया, ऐसा भी उन्होंने वाक्य दिया नहीं, है ना। ये सारे अवस्थाएं एक है कि भिन्न है, ये अपने में एक शोध का मुद्दा है ना, जो पारंपरिक जो भी पद्धतियां हैं उसके तुलनात्मक अध्ययन से हमको प्राप्त होगा। परंतु हमारे लिए यदि देखेंगे, क्योंकि उन्होंने धारणा, ध्यान, समाधि के अर्थ में इसकी व्याख्या की है, तो हम उसी को लेकर चलेंगे, और उसी को लेकर चलना ये होगा, उचित होगा हमारे लिए, है ना। तो इसमें यदि देखेंगे तो धारणा के भूमि में योग सूत्र में लिखा है कि देश बंध चित्त से धारणा, है ना, ये वाक्य मिलता है हमको, कोई भी पढ़ सकता है, इंटरनेट पे मिल जाता है अभी तो योग सूत्र। तो उसमें चित्त जो है किसी देश काल में, है ना, बंधित हो जाए, किसी उसमें स्थापित हो जाए, इसको धारणा कह रहे हैं, है ना। धारणा कैसे होता है या उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, वो अपने में एक चीज है। इसके बाद आता है ध्यान का भूमि। तो ध्यान में लिखा है तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, है ना। तो उस धारणा के किसी बिंदु में हमारा ध्यान टिक जाए, है ना, इसको ध्यान कह रहे हैं पतंजल उस योग सूत्र में। तो नागराज जी के अनुसार 1950 में उनकी साधना का प्रारंभ हुआ। मैंने जब उनसे पूछा था तो उन्होंने यही कहा कि लगभग 3 वर्ष तक धारणा की भूमि में वो रहे, है ना। तो 1953 तक या 54 होगा। उसके बाद उन्होंने कहा लगभग 8 से 10 वर्ष वो ध्यान के ही भूमि में रहे, और ध्यान की कई सीढ़ियाँ हैं, है ना। जैसे पतंजल योग सूत्र को भी हम पढ़ते हैं,
उसमें समाधि के दो स्टेज बताए, असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात में भी फिर पुनः चार उसमें खंड हैं, है ना, सविचार, फिर सवितर्क, है ना, फिर ससीम, फिर सानंद, ऐसे चार बताए हैं। फिर असंप्रज्ञात में पुनः दो विधियां बताई है। तो उसमें भी, उसके भी व्याख्या में हम नहीं जाएंगे, मैं इसीलिए इस बात को यहाँ पर रख रहा हूँ, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि किसी को समाधि में अज्ञात ज्ञात नहीं हुआ, उसमें एक तर्क बन सकता है कि हो सकता है उनको ये पहले अंतिम समाधि नहीं हुई थी, छठा वाला, पहले भूमियों में से 3-4 में से कोई एक हुआ था। तो उसको स्पष्ट करने के लिए इसको रख रहा हूँ कि जिस भूमि में निर्विकल्प समाधि लिखा है ना, ध्यान में तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, उसके बाद तत्रा अर्थन मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्य में भी समाधि, है ना, अर्थ मात्र रह जाए, भाव या मूल्य मात्र रह जाए और स्वरूप संपूर्णतया शून्य हो जाए, इसको समाधि कह रहे हैं। सामान्य सर्वेक्षण करने से ये भी एक भाषा मिलता है हमको, बहुत लोगों ने भाष्य लिखा भी है इन भूमियों का, है ना, अनेकों पुस्तकें मिलती हैं योग सूत्र पर ही भाष्य लिखे हुए। उसमें समाधि के भाष्य में या किसी ने, है ना, उस पर वो भी लिखा है ना, टिप्पणी लिखा है ना, इस प्रकार की चीज़ें। तो समाधि के भूमि के लिए ये भी एक आता है कि जो दृष्टा है वो खत्म हो जाता है ना, या ध्यान, मैं ध्यान दे रहा हूँ, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो अवेयरनेस है, ये भी खत्म हो जाता है। ऐसे अनेकों विधियों से लिखे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पर्पसेस के लिए, है ना, यहाँ अपनी चर्चा के लिए इतना समझना पर्याप्त है कि इसकी जो भी अंतिम जो स्थली थी, उस स्थली को नागराज जी ने देखा उनके अनुसार, है ना। वो देखे है कि नहीं, वो उनके कहे हुए को हम मान ही सकते हैं, है ना। वो जब देख रहे तो उस समय हम भी उसी स्थिति में उपस्थित रहते, तो हम उसको सत्यापित कर सकते हैं कि मैं भी समाधि में था, मैंने देखा ये भी व्यक्ति उसी समय समाधि में रहा। तो ऐसा तो है नहीं, इसलिए उसको सत्यापित करने का दूसरा कोई तरीका है नहीं। कोई बोल रहा है, उसको हमको सुनना पड़ेगा, सुन के मानना है नहीं मानना है वो हमारे ऊपर है ना। और वो समाधि का विश्लेषण अपने में एक चर्चा है। ये कुल मिलाकर उनको जो उत्तर नहीं मिला, उसके बाद संयम किया, है ना, संयम को पलटा के किया, धारणा ध्यान समाधि जैसे लिखा था वैसे नहीं करते हुए पहले समाधि के भूमि में जाना, उसके पश्चात ध्यान में अपने जिज्ञासा को रखना और उसको धारणा में खोलना, है ना, करने से संयम की क्रिया उनमें होने लगी, जिसमें संपूर्ण अस्तित्व उनके सामने प्रकट हुआ, है ना, और अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में उन्होंने अनुभव किया। उसी को इस विकल्प नामक पुस्तक में उन्होंने मैंने परिचय किया है। तो एक प्रकार से विकल्प जो पुस्तिका है, ये मध्य दर्शन का परिचयात्मक पुस्तिका है, जिसमें लेखक ये कह रहे हैं कि ये जो भी हुआ, ये मैं इसमें लगा क्यों और मुझे क्या मिला और कैसे मिला, इसका एक संक्षेप वर्णन उन्होंने दिया है। और उसी को समझने के प्रयास में हम लोग इस वीडियो को, है ना, आज ये हम लोग टेलीकास्ट कर रहे हैं। ये हो गया एक छोटा सा 10 मिनट में एक ओवरव्यू। अब हम 17वें नंबर बिंदु पर हैं, है ना, जीव चेतना। अच्छा, 17 भी हो गया था, 17 भी हम लोग पूरा कर लिए थे, है ना। शिक्षा में लाभोन्माद, कामोन्माद तथा भोगोन्मादी कार्य व्यवहार के लिए प्रोत्साहन देना। इसमें कल मैंने ये कहा था कि शिक्षा का मतलब शिक्षा के साथ संस्कृति भी समाया है ना। तो संस्कृति में मिलता ही है। 8वीं 10वीं में आज कोई भी संतान, कोई भी स्टूडेंट 8th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड आते आते भोगोन्मादी, कामोन्मादी तथा लाभोन्मादी प्रवृत्तियों से उसका परिचय या उसके लक्षण तो उसको दिखते ही हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट में हो या मूवी में हो या मित्रों के साथ हो। इस प्रकार से ये चीज़ें रहती ही है, इसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार के प्रचार माध्यम भय और प्रलोभन के अर्थ में कार्यरत है, यही मानव जाति की हैसियत है, ये मुझे समझ में आया, है ना। तो इनको ये भी समझ में आया कि ये प्रचार माध्यम में सभी प्रकार के या तो भय है या प्रलोभन है। तो कामोन्मादिता भी एक प्रलोभन है, लाभोन्मादिता भी एक प्रलोभन है और भोगोन्मादिता भी एक प्रलोभन है, ठीक है ना। और ये इसको हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो देखने वाला व्यक्ति है उनका फिर व्यू पॉइंट क्या है ना, कौन से जगह पर वो खड़े होके देख रहे हैं, बराबर। 1935 तक, 1935 तक वो ये देख रहे हैं कि बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान परंपरा में शरीर यात्रा प्रारंभ करने के बाद, है ना, जिज्ञासाओं का उत्तर सरल रूप से उनको नहीं मिल रहा है। उनके परिवार परंपरा या उस समय कर्नाटक प्रांत और थोड़ा तमिलनाडु हो सकता है, आंध्रा केरला से जो
शीर्ष कोटि के विद्वान है या ज्ञानी है, ये युवक नागराज के प्रश्नों का उत्तर उनके संतुष्टि अनुसार, नागराज जी के संतुष्टि अनुसार नहीं दे पा रहे है ना, और ये राष्ट्रीय चरित्र क्या है ये सोच रहे हैं। अब उसके बाद 72 तक पूरा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया, और 75-80 के दशक में दुनिया को देखने से ये दिख रहा है कि ये सारा भय प्रलोभन में ही फंसा है ना। तो वो परंपरा, वो जिस परंपरा से आए थे वो उनको भी संतुष्ट नहीं कर पाया। दूसरा ये भी दिखता है, ये भी उसका एक लक्षण है कि वो परंपरा शिक्षा में नहीं आ पाया, क्योंकि नागराज जी खुद जिस वेद विचार परंपरा से थे उनके अनुसार उसमें कहीं भी लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद की तो प्रोत्साहन नहीं है ना। वैसे देखें तो कोई भी धर्म लाभोन्मादिता, कामोन्मादिता और भोगोन्मादिता का प्रोत्साहन करेगा ऐसे मुझे तो लगता नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, ये किस चीज़ का गवाही हुआ उनके लिए, नागराज जी के लिए क्या गवाही हुआ कि वो जो भी परंपरा थी वो मेरे भी प्रश्नों का, मेरे भी जिज्ञासाओं का उत्तर नहीं दे पा रहा है। दूसरा, वो शिक्षा में भी नहीं आ पाया। ये दो चीज़ तो दिख ही रहा है उनको, है ना। शिक्षा परंपरा में नहीं आ रहा, आदमी तो दूसरे ही डायरेक्शन में भाग रहा है। कुल मिलाकर भोगोन्माद, कामोन्माद और लाभोन्माद का मतलब ये भौतिकवादी दृष्टि से जीवन शैली का यापन करना, है ना। मटीरियलिस्टिक थॉट, जो कंज्यूमरिज्म है ना, प्रॉफिट सेंट्रिसिज्म है ना, और इस प्रकार से जो सेंसरी माने प्लेजर को मतलब ऊपर रखना। क्योंकि यदि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इफ़ आई अज्यूम दैट आई एम ओनली द बॉडी, है ना, और केवल मतलब इंद्रिय इनपुट ही सुख का माध्यम है, तो उसको पूरा करना ही एक उद्देश्य बनता है। मनुष्य की सारी जो ताकत है उसी को पूरा करने में लग जाएगी। तो उनको दिख रहा है कि दुनिया तो भौतिकवादिता में गिरफ्त है ना। शिक्षा भी भौतिकवादिता में गिरफ्त है। वो स्वयं जिस अध्यात्मवादी परंपरा से निकले वो भौतिकवादिता को नकारता था और अध्यात्म को बताने का प्रयत्न किया, पर उससे इनकी संतुष्टि हुई नहीं। उसके लिए उन्होंने साधना किया, उसके बाद समाधि की स्थिति को देखा, उसके बाद उनको संयम करना पड़ा अपने उत्तर को पाने के लिए। तो समाधि हुआ है उनको पारंपरिक विधि से ही, मगर उत्तर निकला है संयम से, और वो संयम से अपन थोड़ी सी बातचीत कर चुके हैं। अगला बिंदु है पॉइंट नंबर 18, उक्त कारणों से, है ना, मुझ में, उनमें का मतलब इनमें, ये थर्ड पार्टी में आ गया है, थर्ड पर्सन में आ गया है ये, पर इनमें विकल्प प्रस्तुत करने की स्वीकृति हुई, है ना। तो ये क्या विकल्प है, तो ये दोनों का विकल्प चाहिए, है ना, क्योंकि भौतिकवादिता के अनुसार लाभोन्माद, कामोन्माद और भोगोन्माद में चली गई है संसार, और अध्यात्मवादी परंपरा, है ना, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रही है ना, न ही वो परंपरा में आ पा रही है। क्योंकि 2010 में विकल्प पुस्तिका लिखी गई है, 1950 में भारत का संविधान बन गया, है ना। तो जो भी भारत के पारंपरिक शिक्षा पद्धतियां हैं, जो लाभोन्माद, भोगोन्माद और कामोन्माद के विपरीत किसी बड़े लक्ष्य, किसी बड़े उद्देश्य के लिए प्रयत्नशील रहे होंगे, इसका मतलब है कि उनका कोई भी वस्तु, कंटेंट, प्रभाव संस्कृति या सभ्यता या शिक्षा में नहीं आ पाया, है ना। सर्वेक्षण से यही मिलता है, ये प्रूफ ही है एक प्रकार से, इसका प्रमाण उनको मिल गया। तो ये विकल्प है ना, इन दोनों चीज़ों का विकल्प है, क्योंकि एक में उत्तर नहीं मिला और दूसरा जो है भोग और माने लाभ की ओर अग्रसर है, ठीक। तो इसलिए इसको विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की स्वीकृति हुई। ये विकल्प पुस्तक जो है, मैंने अभी कहा कि 2010 में लिखा गया है, परंतु विकल्प शब्द और इसको विकल्पात्मक विधि से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नागराज जी में 1984 में ही हो गया है, ये दिखता है। एक बुकलेट रखा है, यदि मुझे आज ट्रेस हो पाता है तो मैं शाम वाले सेशन या कल वाले सेशन में उसको आपके सामने एक बार दिखा दूंगा। मानवीय राष्ट्रीयता का प्रारूप बोल के एक बुकलेट लिखा है लगभग 1984-85 में। उसमें विकल्पात्मक दर्शन और विकल्पात्मक शिक्षा की, है ना, विकल्पात्मक भौतिकवाद, विकल्पात्मक अध्यात्मवाद का बहुत स्पष्ट उल्लेख है ना। ये इसीलिए भी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ उसको, क्योंकि कई बार ऐसा लगेगा कि ये 2010 में ही इन्होंने तय किया कि इसको विकल्प के रूप में रखना, ऐसा नहीं है। विकल्प बुक को उस समय लिखा, ये विकल्प है, ये पहले से उनको स्वीकृत था ही, है ना, उसको 80s में ही वो लिख चुके हैं, ठीक है। तो सहअस्तित्ववादी विधि से आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र तथा मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान प्रस्तुत हुआ। किसके रिप्लेसमेंट के लिए? ये लाभोन्मादी अर्थशास्त्र के लिए। ये थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। लाभोन्मादी अर्थशास्त्र के जगह
आवर्तनशील अर्थशास्त्र, है ना, भोगोन्मादी समाजशास्त्र, इसका मतलब है कि एक कंजम्पटिव सोशल ऑर्डर, है ना, कंज्यूमरिस्ट सोशल ऑर्डर के जगह, जैसे अभी देखिए हम लोग अभी ये वायरस के लॉकडाउन के बीच हैं और सबसे ज़्यादा जो बातचीत हो रही है यही हो रही है कि हमारी इकोनॉमी डिसरप्ट हो रही है और लोगों को जितना खाने को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, जो अपने में सही बात है, पर बहुत लोगों के लाइफस्टाइल भी बिगड़ रहे हैं, है ना। तो मैं एक सप्ताह पहले एक न्यूज़ आइटम आया था कि मैंने दिल्ली में बहुत सारी परेशानी एक शॉर्टेज की वजह से हो रही है, उसमें लेज़ का चिप्स, हल्दीराम का भुजिया और कोई एक ब्रांड का कॉफ़ी नहीं मिलने की वजह से परेशानी बढ़ गई है दिल्ली में। ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ आइटम था। तो समाज की जो रचना का जो कल्पना है आज के दिन, और उसमें जो उद्देश्य है वो भोग है ना। भोग के जगह उसको व्यवहारिक स्वरूप देना, ये व्यवहारवादी समाजशास्त्र का उद्देश्य है। व्यवहारवादी समाजशास्त्र का मतलब समाज में जो संबंध है, समाज का मतलब ही है मनुष्य के बीच संबंध, मनुष्य के बीच संबंध से ही समाज बनता है ना। तो ये जो संबंध है ये वरीय है, ना कि भौतिकता। कुल मिलाकर भोगोन मतलब व्यवहारवादी समाजशास्त्र का ये उत्तर बनता है ना। जो व्यवहारिक जो मूल्य है ये भौतिक मूल्य से श्रेष्ठ है, ये व्यवहारिकता का मतलब, ठीक है। जैसे एक माँ खुद स्वयं भूखे रहकर भी अपने बच्चे को पहले खिलाती है, सुलाती है, उसके बाद खाती है, इसमें क्या हो गया, भाव पक्ष या व्यवहार मूल्य भौतिकता से बड़ा हो गया, है ना। तो मानव माने सामाजिक प्राणी होने का क्या मतलब हुआ, वो व्यवहारिकता, वैचारिक तथा अनुभवशील है। तीन चीज़ों को हमको जोड़ना पड़ेगा, है ना। मैन इज नॉट जस्ट अ सोशल एनिमल, है ना, ही इज मैंने बिहेवियरल, है ना, थिंकिंग एंड वन दैट वांट्स टू अंडरस्टैंड, कॉग्निटिव, है ना। इस अर्थ में उसकी परिभाषा बनेगी, ठीक है। तो और ये मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, अभी का मतलब एक प्रचलित मनोविज्ञान, कुछ एक दो जर्मन फिलोसोफर्स हुए, तो इन जर्मन फिलोसोफर्स ने जो प्रतिपादित किया उससे ये निकला कि काम वासना जो है मनुष्य के माने मानसिकता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है ना। और बहुत लोगों ने उस पर रिसर्च भी किया है और इसको कुछ कई जगहों में मान्यता भी प्राप्त है, इस प्रकार के मैंने सोचना को। इसके जगह मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान शास्त्र को आदरणीय नागराज जी ने प्रस्तुत किया है। तो ये काम जो है शरीर से संबंधित है। मानव संचेतना का मतलब होता है जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, है ना। जानना मानने का मतलब है कि अस्तित्व में वस्तु जैसा है उसको वैसे ही समझना तथा उसके अनुसार जीने के लिए निर्णय लेना, इसका मतलब है जानना और मानना। पहचानना और निर्वाह करने का मतलब है कि वो जो हमने निर्णय लिया उसके अनुसार उसको जी कर देखना या दिखाना या उसको प्रमाणित करना, निर्वाह करना। ये मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान शास्त्र पुस्तक के रूप में प्रस्तुत है। तो ह्यूमन एक प्रकार से कॉन्शियसनेस ओरिएंटेड साइकोलॉजी, है ना, इसका एक ट्रांसलेशन बनेगा। इसमें जागृत जीवन के 122 आचरणों का वर्णन है। आप सभी लोग इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी दर्शन की वेबसाइट पर उपलब्ध है और जो मैंने अध्ययन के स्थलियों में उपलब्ध है इसकी हार्ड कॉपी, और आपको कुरियर, जब भी कुरियर शुरू हो जाएगा तब आप इसको प्राप्त करके पढ़ सकते हैं, है ना। इसमें किसमें, ये मनोविज्ञान में और अर्थशास्त्र में और समाजशास्त्र में जीवन मूल्य सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में, है ना, इन्होंने लिखा है। तो मनुष्य केवल भौतिकवादी माने संवेदनशीलता धर्मी नहीं है, न ही मानव मात्र आनंद धर्मी है। मानव सुख, शांति, संतोष तथा आनंद धर्म, है ना, ये पूरा ही जीवन मूल्य के रूप में लिखा। तो जीवन मूल्य का मतलब वो मूल्य या वो भाव जो जीवन या चैतन्य इकाई का स्वत्व है, वो सुख, शांति और संतोष और आनंद है। ये सब तृप्तियों के ही नाम है। सुख एक स्तर का तृप्ति है, शांति उससे अधिक स्तर का तृप्ति है ना, संतोष उससे भी अधिक स्तर का तृप्ति है तथा आनंद परम तृप्ति है। इस रूप से सुख, शांति, संतोष और आनंद और मानव लक्ष्य रूपी समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, सहज परंपरा, है ना, इसको उन्होंने रखा है। तो इसको हम आगे जब परिभाषाओं को देखेंगे उस समय देखेंगे कि समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व का मतलब क्या है। बट कुल मिलाकर समाधान का मतलब है कि एक मनुष्य के जीने से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं और जितने भी संबंध हैं उन सभी में सही जीने का तरीका उसको ज्ञात हो जाए, है ना, उससे वो संतुष्ट हो जाए और उसको वो कर पाए, ये समाधान का मतलब है।
समृद्धि, है ना, इसको कहा है बौद्धिक समाधान, है ना, इंटेलेक्चुअल रेजोल्यूशन। दूसरा है भौतिक समृद्धि। भौतिक समृद्धि का मतलब मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, तो जो भी भौतिक आवश्यकता है मनुष्य की वो भी पूरी हो। तो इसमें भी देखते हैं तो परंपरा में उनको जो कहा था उससे दूरी हो गई, है ना, कि आत्मा को वापस जाके विलय होना ये मात्र लक्ष्य नहीं है, सुख शांति संतोष आनंद को प्राप्त करना लक्ष्य है। और समाधान समृद्धि अभय, अभय का मतलब है वर्तमान में विश्वास। तो हर मनुष्य विश्वास को जीना चाहता है, तो समाज में ये विश्वास स्थापित हो जाए, ये अभय। और सहस्तित्व, है ना, चारों अवस्थाओं में संतुलन होना किसी भी धरती पे, इसको फिर यहाँ पर सहस्तित्व कह रहे हैं। इसको सार्वभौम मानव लक्ष्य के रूप में इन्होंने पहचाना। और इस परंपरा के स्वरूप के लिए जो व्यवस्था चाहिए, ये 10 सोपान में, है ना, 10 स्टेजेस में इस व्यवस्था को प्रतिपादित किया है। इसको ये सफल होने की संभावना, प्रमाण वर्तमान होना इसमें प्रस्तावित है। ठीक है, थोड़ा पास आ जाता हूँ। 19वां बिंदु, मानव मूल्य क्या है। एक हो गया जीवन मूल्य। अब मानव के रूप में जीवन मूल्य का मतलब चैतन्य इकाई में जो मूल्य है वो है। अब मानव के मूल्य को यदि देखेंगे तो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा एवं करुणा, इसको मानव मूल्यों के रूप में पहचाना है। मानव मूल्य का मतलब ही है कि एक मनुष्य का अन्य मनुष्यों के साथ जो संबंध है इसका स्वरूप कैसा होगा, यही हमारा मानव होने के नाते मूल्य है, यही ह्यूमन वैल्यू है। ह्यूमन वैल्यू का मतलब ऑफ व्हाट वैल्यू एम आई टू अदर ह्यूमन बींग्स, है ना, अदर ह्यूमन बींग्स के साथ मेरी इंटरेक्शन का जो स्वरूप है, उसका जो तरीका है, उसकी जो मौलिकता है ना, उसकी जो डिस्टिंक्शन है वो क्या है, वो धीरता, वीरता और उदारता है। उसके साथ दया, कृपा, करुणा को अतिमानवीय मूल्य भी कहा है। मानव लक्ष्य, समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व, ये इस वाले बात को तो हम कर चुके हैं, है ना, ये वाला सेंटेंस हमारा पूरा हो गया है। इसी के साथ मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, सहज, प्रमाण, वर्तमान होना प्रस्तावित है और यही सहस्तित्व है। तो ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाना और ऐसे जाने से उसकी आचरण में आना, उसके आचरण से संस्कृति का होना, संस्कृति फिर, है ना, सार्वभौम मानव की सभ्यता, विधि तथा व्यवस्था, ये सारी चीजें प्रस्तावित है। संस्कृति का मतलब समाज के स्तर पे जो वैचारिक प्रदर्शन है ना, जिससे मनुष्य के संस्कार पक्ष, उसकी जागृति के पक्ष के लिए जो मैंने उसको जो प्रभावित करता है उसको संस्कृति कहते हैं। सभ्यता का मतलब है कि हमारे रहन सहन की जो विधियां हैं, है ना, और आचरण, मतलब बड़े स्तर पर जो व्यवहार की विधि है, इसका नाम है सभ्यता। विधि का मतलब है सही जीने का तरीका, है ना, और मानव लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए जो सूत्र हैं इसका नाम है विधि। तो ये जागृति ही इसका सूत्र बनता है, जागृति तथा मानवत्व ही विधि के रूप में बनता है। और व्यवस्था क्या है, ये संस्कृति और सभ्यता ये विधि अनुसार चलते रहे, है ना, इसको बना के रखने के लिए फिर हमको कोई व्यवस्था चाहिए। और ये व्यवस्था का स्वरूप हम आगे देखेंगे, इसको 5 आयामों में उन्होंने प्रतिपादित किया है, तो आगे कहीं आएगा ही इस डॉक्यूमेंट में। उसके बाद उनको फिर स्थापित संबंध भी समझ में आए हैं और स्थापित संबंधों को और शिष्ट मूल्यों को प्रस्तावित किया है। स्थापित मूल्यों को यदि देखेंगे तो परस्पर संबंधों की पहचान, संबंधों में मूल्यों का निर्वाह होना ही संस्कृति, नित्य, उत्सव, सहज, वैभव, अखंड समाज, सूत्र, व्याख्या, सहज, प्रमाण, वर्तमान होना प्रस्तावित है। क्या मतलब हुआ इसका? ये जो स्थापित मूल्य है, मानव के बीच जो संबंध है इसको पहचानना, और इसमें जो तृप्ति का स्वरूप है, इसके जो अलग अलग मीटिंग के जो तरीके हैं उसमें क्या क्या मूल्य निश्रित होते हैं जीवन से, मानव से, उसको फिर हम स्थापित संबंध कहते हैं, है ना। भाव, या उसको हम फीलिंग भी बोलते हैं, या अपेक्षा एक दूसरे से, ऐसे हम एक दूसरे से अपेक्षा करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये सारी ही चीज़ें नए रूप से, है ना, इनको अपने परिवार परंपरा से, जो वेद विचार का परंपरा था, उसमें कहीं भी स्थापित संबंध या, है ना, सार्वभौम मानव संस्कृति की बात नहीं है, उसमें तो मुक्ति की बात है। तो 25, 30, 35 में जो इनको मिला है ना, हम वहीं की बात कर सकते हैं। 5000 साल पहले क्या था क्या पता, किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो संबंधों में मूल्यों का निर्वाह करना, है ना, और इसी से फिर संस्कृति होना, ये स्पष्ट होता है। शिष्ट मूल्यों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान, ये जो संबंधों में स्थापित मूल्य मुझ में है,
यही जो अभिव्यक्त होता है उसका नाम है शिष्टता। ठीक है, तो कर्टियसनेस। तो ये जो शिष्ट मूल्य है, ये वस्तुओं का आदान प्रदान, अर्पण समर्पण क्रियाकलाप के रूप में नित्य उत्सव होना, है ना, मानव चेतना का वैभव है, यह भी प्रस्तावित है। तो ये जो संस्कृति, कुल मिलाकर क्या मिलता है हमको कि ये जो संस्कृति और सभ्यता है, ये सार्वभौम कैसे हो सकता है और ज्ञान इससे कैसे निश्रित होगा, है ना, यह मानव चेतना इससे कैसे निश्रित होगा, या विकसित चेतना इससे कैसे निश्रित होगा, इसके बारे में प्रस्ताव है। मानव चेतना ही व्यवहार में मानवत्व है, आचरण में नियम। तो ह्यूमननेस, है ना, मानवत्व क्या है, जैसे नियमत्व होता है, भागत्व होता है, तो व्हाट इज ट्रू ह्यूमन नेचर, है ना, सच्चा जो मानव स्वभाव है वो क्या है, उसी का नाम मानवत्व है ना। और ये मानवत्व कैसे आ रहा है, ये मानव चेतना के ज्ञान से आ रहा है, चेतना के विकास से आ रहा है। जीव चेतना विधि से मानवत्व समझ में नहीं आ रहा है, मानव चेतना विधि से मानव समझ में आ रहा है। मानव चेतना का मतलब विकसित चेतना का ज्ञान होना, है ना, विकसित चेतना का दृष्टि, उसके विषय, उसके स्वभाव का ज्ञान होना, वो जब जीने में आता है उसी का नाम मानवत्व है, और इसी आचरण को फिर हम नियम कहेंगे। तो ये लॉ ऑफ ह्यूमन लिविंग हो गया, है ना, मनुष्य के जीने का लिविंग हो गया। जैसे कि अभी भौतिक वस्तुओं का नियम होता है, उसी नियम के तहत, जैसे ये कैमरा का एक नियम है, इस नियम को समझ के फिर हम इससे ब्रॉडकास्ट कर पा रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर चलने का एक नियम है ना, वैसे ही उसमें जो आदमी बैठा है उसके व्यवहार का नियम क्या होगा, ये इस मानवत्व से हमको समझ में आता है। 20वां बिंदु, मानवत्व समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व रूप में प्रमाण वर्तमान है। वो जो मानव लक्ष्य को हम देखे थे इसके पहले, यही मानवत्व समाधान समृद्धि अभय, उसी मानव लक्ष्य के पूर्ति के लिए ये मानवत्व हमको दिखता है, और या यही मानवत्व पूर्वक जीने से वो जो माने जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति संभव है ना। अगला वाक्य, मानव चेतना सहज ज्ञान विवेक विज्ञान समत सोच विचार योजना कार्य योजना व्यवहार फल परिणाम विज्ञान विवेक विज्ञान समत होना ही नित्य समाधान उत्सव, यही मानव चेतना सहज वैभव है ना। काफ़ी मैंने डेंस लाइन वापस, है ना, एक थोड़ा सा शायद ठीक। मानव चेतना सहज ज्ञान विवेक विज्ञान, ठीक है, केवल ज्ञान की बात नहीं हो रही है, विवेक की भी बात हो रही है, विज्ञान की भी बात हो रही है ना। इसको आगे हम तुलनात्मक अध्ययन में, जब हम कल सवेरे के सत्र में शायद उसका समय आएगा, उसमें हम देखेंगे थोड़ा सा और इसको। बट कुल मिलाकर केवल विज्ञान की बात नहीं हो रही है, केवल विवेक की बात नहीं हो रही है, केवल ज्ञान की बात नहीं हो रही है, तीनों की बात हो रही है। ये हमको गौर करने का यहाँ पर एक बिंदु है। सम्मत सोच विचार, सोच विचार का मतलब क्या है, इच्छा और विचार, इसी को सोच विचार कहते हैं। योजना, इससे योजना बनती है। हम जो भी, जैसे ये ब्रॉडकास्ट करना, ये एक योजना है, ये सोच विचार का ही फल है ना। तो सोच विचार योजना कार्य योजना, इसके साथ व्यवहार होना, ये व्यवहार का फल परिणाम हमारे समझ। तो सरल भाषा में इसको यदि हम देखेंगे तो क्या बनता है, हमारे ज्ञान के अनुरूप, हमारे समझ के अनुरूप यदि हम सोचकर योजना बना पाते हैं, इस योजना के अनुसार हम कार्य व्यवहार कर पाते हैं, और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो फल है, जैसे हम समझे थे और सोचे थे वैसे ही जब होता है, तब इसको हम नित्य समाधान के रूप में पाते हैं। यही समाधान है। समाधान क्या है, मैं जैसा सोचता हूँ, जैसे चाहता हूँ वैसे ही सोच पाऊँ, जैसे चाहता हूँ सोचता हूँ, जैसे सोचा था वैसे ही व्यवहार कर पाऊँ, है ना, और जैसे इच्छा थी व्यवहार का फल वैसे ही हो, ये समाधान। इस इच्छा के मूल में समझ चाहिए, तो ये पूरे को मिलाकर हम समाधान कह रहे हैं, है ना। तो इसमें फिर ज्ञान विवेक विज्ञान को बताया है अगले वाक्य में। ज्ञान जो है सहस्तित्व रूपी लिखा है, केवल ब्रह्म रूपी नहीं है ना। केवल ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं हो रही है, केवल आत्मज्ञान की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, केवल संसार के ज्ञान की बात नहीं हो रही है, केवल कॉस्मोलॉजिकल ज्ञान की बात नहीं हो रही है, केवल एटॉमिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है। सहस्तित्व रूपी ज्ञान, सहस्तित्व रूपी ज्ञान में क्या है, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, संपूर्ण अस्तित्व क्यों है, कैसा है, इसका ज्ञान। दूसरा, चैतन्य इकाई रूपी जीवन का ज्ञान, केवल आत्मा का ज्ञान नहीं, जीवन का ज्ञान। तीसरा, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, केवल प्रेम स्वरूप नहीं, केवल परवैराग्य की नहीं है, या भोग नहीं है ना। परवैराग्य का मतलब आदर्शवादी परंपरा, उसको उनको मतलब ज्ञानी को संसार से कोई मतलब नहीं, खाने से कोई मतलब नहीं, संबंध से कोई मतलब नहीं, ये सबसे परे हैं। भाषा के रूप में ये मिलता है ना।
उसका व्याख्या क्या है उसमें हम नहीं जाएंगे। भाषा भिन्न हो गई, इतना तो हम कह ही सकते हैं। मान्यतापूर्ण आचरण रूपी ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो परफेक्ट ह्यूमन कंडक्ट का जो नॉलेज है ना, इसके बारे में बात हो रही है। विवेक क्या है? ये जो ज्ञान हुआ, ठीक है, इसका अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान। तो जीवन में जीवन का अमरत्व समझ में आता है, उसी में आत्मा का अमरत्व भी निहित है, ठीक है। तो ये जीवन का अमरत्व समझने के कारण उसी के साथ अस्तित्व दर्शन में स्वयं का शरीर का भी ज्ञान जुड़ा ही हुआ है, इसीलिए शरीर का नश्वरत्व समझ में आता है। तो इन दोनों के योग फल में फिर विवेचना होती है। विवेक जो है ना, जीवन क्रिया में एक प्रकार से बुद्धिमूलक चिंतन और चित्रण, है ना, यही विवेक है, ठीक है ना। तो इसका विवेचना होता है और यही आगे जाके व्यवहार के नियम के रूप में विश्लेषित होता है। इस पूरे प्रक्रिया का नाम विवेचना है। तो विवेक सम्मत विज्ञान का मतलब ही विवेचना है, और विवेक सम्मत जो विश्लेषण है, इससे व्यवहार के नियम तय होते हैं। तो व्यवहार का नियम कैसे तय होगा? अस्तित्व जैसा है वैसा ही मैंने उसको देख लिया, समझ लिया, जानना मानना हो गया। मैं इकाई के रूप में कैसा हूँ, क्यों हूँ, इसको भी जानना मानना हो गया, है ना। उसके साथ फिर मैंने अपने आप को देख लिया, शरीर नश्वर है, इसको देख लिया। इसके बाद इस संसार के साथ कैसे जीना है, उसके व्यवहार के नियम बनेंगे, है ना। लॉ ऑफ लिविंग, ये बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम के रूप में हमको समझ में आता है। इस नियम को जब हम जीते हैं तो उसका नाम है मानवतापूर्ण आचरण, है ना। ये जो व्यवहार के नियम है, इसको हम जीने में जब व्यक्त करते हैं, उसका नाम है मानवतापूर्ण आचरण। उसका जो पूरा फैलाव है विचार में, योजना में, है ना, संबंधों को पहचानने के रूप में, मूल्यों के निर्वाह के रूप में, ये पूरा मिलके फिर हम मान्यतापूर्ण आचरण कह रहे हैं। एक पानी ब्रेक। तो जो विवेक था, है ना, उस विवेक का जो जीने का जो स्वरूप है, जो व्यवहार के नियम जो निश्चित होता है, जो जीने में दिखता है, उसका पूरा फैलाव वो सर्वप्रथम चरित्र के रूप में दिखता है। चरित्र को सामाजिक नियम भी कहा गया है। ये स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में दिखता है। स्वधन का मतलब सही विधि से प्राप्त धन, जो कोई भी सामाजिक असंतुलन न करे, ऐसे प्राप्त धन का नाम है स्वधन। वैसे ही सामाजिक जो वैवाहिक संबंध है ना, और नर नारियों की जो लज्जा है, उसको बना के रखते हुए अपने जीवन शैली का यापन करना, है ना, वैवाहिक जीवन का यापन करना, इसका नाम है स्वनारी स्वपुरुष, है ना। और दयापूर्ण कार्य व्यवहार का मतलब क्या है? कम से कम इतना है कि मनुष्य को जीने देना और जीना, सभी मानवों के साथ सभी संपर्कों के संबंधों को देखना, उसके अनुसार व्यवहार कर पाना, ये पहला। दूसरा, संबंध मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति, इसका बराबर न्याय, इसी का नाम न्याय है। तो हम किन्हीं संबंधों में जीते ही हैं घर में, है ना, तो जिनके साथ रोज जीते हैं वो संबंध में आ जाएगा, है ना। ये कॉमन है, हर मनुष्य के साथ हम पहले नियम के अनुसार जिएंगे, और जिनके साथ रोज जीते हैं वो सात संबंध के रूप में गण्य हैं, जो आगे आपको मिलेगा या हम परिभाषा में देखेंगे आता है क्या। इन सातों संबंधों में, जैसे माता पिता, गुरु शिष्य, इन सभी में कुछ मूल्य निहित हैं। इन मूल्यों का निर्वाह होना, फिर इसका स्वयं में मूल्यांकन होना कि हमने ठीक से किया कि नहीं किया, इससे दोनों पक्ष जब तृप्त संतुष्ट होते हैं, उसका नाम है उभय तृप्ति, है ना। तो ये जो संबंध है, ये सार्वभौम प्रयोजन के अर्थ में हम जब स्वीकारते हैं तब ये होता है। और तीसरा, तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग व सुरक्षा, इसको धर्म नीति और राजनीति कहा है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये व्यवहार का स्वरूप हो गया, ये विचार पूर्वक व्यवहार का स्वरूप हो गया दूसरा, और तीसरा विचार पूर्वक योजना का स्वरूप हो गया, है ना, कि बड़े व्यवस्था के साथ हम कैसे जुड़ेंगे, उस अर्थ में फिर हम इन संपूर्णता को देखेंगे, इसे संपूर्णता में देखेंगे, इसका नाम है धर्म नीति और राजनीति। विवेक के बाद आता है विज्ञान। यहाँ पर पदार्थ विज्ञान का उल्लेख है, कालवादी, क्रियावादी तथा निर्णयवादी ज्ञान। तो कालवादी ज्ञान का मतलब क्या है कि जीवन में जो वृत्ति की क्रिया है ना, कोई भी कार्य योजना जो बनती है, चित्रण जिसका होता है, उसको हम पूरा कैसे करेंगे, उसका प्लानिंग होता है, उसका नाम है भौतिक विज्ञान, है ना, या उसको पदार्थ विज्ञान भी कहें।
किसी भी हम क्रिया का अध्ययन भी करते हैं, जैसे साइंटिफिक मेथड से मान लीजिए हम कुछ भी अध्ययन करते हैं या सामान्य रूप से भी करते हैं, तो उसमें काल दिखता ही है। जैसे हम चाय बनाते हैं तो इतने समय में चाय बनती है ना। हम लोहे को पिघलने जाते हैं तो इतने समय में वो पिघलती है। एक एरोप्लेन के डिज़ाइन करते हैं तो इतने समय में बनता है, फिर वो इतने स्पीड से जाता है। ये सारा काल का गणना है ना। ये चित्त तथा वृत्ति के योगफल में होता है। क्रियावादी ज्ञान, कितने प्रकार का क्रिया होता है ना, इसका ज्ञान होना, ये क्रियावादी ज्ञान है। ठीक है, तो क्रियावादी ज्ञान का मतलब है प्रत्यक्ष कुछ क्रिया होता है, कुछ अनुमानित क्रिया होता है, और एक को कहा है आगम क्रिया। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये क्रियावादी ज्ञान का स्वरूप है। ठीक है, और निर्णयवादी ज्ञान, निर्णयवादी ज्ञान का मतलब है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे कि प्लेन अभी बनाना है बाद में बनाना है ना, और फिर किस रूप से प्लेन का दिखेगा कैसे, और अनुमान उसका एक भाग रहता है, वो क्रिया का ज्ञान हो गया। ठीक है, और निर्णयवादी ज्ञान का मतलब है कि ये दोनों के बेसिस पे हमारा डिसीजन जो होगा कि करना है नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब निर्णयवादी ज्ञान। निर्णयवादी ज्ञान 3 विधि से होता है, गणितात्मक विधि से होता है, गुणात्मक विधि से होता है, और कारणात्मक विधि से होता है। 3 विधि से निर्णयवादी ज्ञान होता है ना। तो इसके बहुत ज़्यादा हम व्याख्या में नहीं जाएंगे, बट कुल मिलाकर जो वस्तु यहाँ पर लिखी है उसको सामने रख दें, ये मैंने ये सोचा था। तो सहअस्तित्व में ही संपूर्ण प्रकृति क्रिया स्वरूप में वर्तमान क्रिया है ना। तो ये संपूर्ण प्रकृति मिथ्या नहीं है ना, ये बिल्कुल है, और ऐसे नहीं कि पड़ा है, बहुत कुछ कर रहा है, वरतते रहता है ना। मतलब इसमें कोई एक्टिविटी चल ही रही है, और ये परमाणु स्तर पर इस एक्टिविटी या इस क्रिया को जब देखते जाते हैं, इसका नाम है श्रम, गति और परिणाम। ठीक है, तो अस्तित्व में जितना भी परिवर्तन होता है वो सारा श्रम, गति और परिणाम के तहत ही होता है। श्रम का मतलब है कि परमाणु अंशों में है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल में साथ रहने की प्रवृत्ति है ना, साथ कार्य करने की जो बल संपन्नता है, इसका नाम है श्रम। इस बल संपन्नता के फलस्वरूप उनमें जो घूर्णन तथा वर्तुलात्मक गति पाई जाती है, यही गति है। ठीक है, और वह अपने में एक परिणाम है। हर परमाणु अपने में एक परिणाम है, मतलब उसका जो स्वरूप है, उसका जो गठन है, वही उसका परिणाम है। और अनेकों परमाणुओं के बीच में भी श्रम दिखता है, उनके बीच में गति दिखता ही है, और उनका भी कोई परिणाम दिखता ही है। जैसे ये YouTube को मैंने, जैसे ये जो क्रिया है, ये वीडियो का क्रिया है, इसमें कुछ श्रम है ना, इसकी कोई गति है और इसका कोई परिणाम है ना। इस विधि से हम समझ सकते हैं। परिणाम का अमरत्व है। परिणाम का अमरत्व में क्या हो रहा है, गठनपूर्ण परमाणु है ना, ये एक इसको अनुसंधान का बिंदु कहा जा रहा है इस दर्शन में है ना, कि चैतन्य इकाई का स्वरूप क्या है, ये गठनपूर्ण परमाणु है, नंबर 1। नंबर 2, ये पहले से गठनपूर्ण नहीं है, ये गठनपूर्ण होता है ना। ये नए एक इनपुट नागराज जी को संयम के फल में, इसके पहले जो थे वो तो मिला ही है, बट ये एक बड़ा सा एक इनपुट दिखता है। दूसरा, श्रम का विश्राम। मनुष्य में श्रम से विश्राम की आवश्यकता, श्रम से मुक्ति की आवश्यकता की बात नहीं हो रही है ना। श्रम से मुक्ति की आवश्यकता में व्याख्या कैसे होता है, क्योंकि संसार में जीना ही श्रम है ना। संबंध का मतलब कोई बंधन होगा ही, उसमें कोई दिक्कत आती ही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता ही है। उसके पूर्ति है तो क्या करें, तो संबंध को छोड़ दो या संबंध में तटस्थ हो जाओ है ना। ऐसा रहो कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ पर बिल्कुल ही अलग बात कही जा रही है कि संबंधों को पहचान कर हमको उनको निर्वाह करना चाहिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अध्ययन की विधि में भी बहुत फर्क कर देता है ना। यहाँ पर जो अध्ययन विधि प्रस्तावित है, जैसे मैंने उस पर हम जाएंगे आगे जब भी देखेंगे, जैसे श्रवण एक शब्द हो गया, मनन एक शब्द हो गया, निधिध्यास एक शब्द हो गया। पूर्व परंपराओं में से जो भी हमको इनके संकेत मिलते हैं, थोड़ा उसके जैसे भी है और उसमें फिर बहुत भिन्नताएं भी हैं, उसको हमको पहचानने की आवश्यकता है इसके अध्ययन के लिए। तो ये श्रम का विश्राम कैसे होगा, जागृति से होगा, विकसित चेतना के पहचान से होगा। उसका अपना पूरा मैकेनिज्म है, उसको मानव व्यवहार दर्शन और अनुभव दर्शन 2 पुस्तकों में काफ़ी विस्तार से दिया है, कुछ अध्यायों में। तो बहुत संक्षेप में यदि देखेंगे तो श्रम का कारण ये है कि जो गठनपूर्ण परमाणु में एक मध्यांश है आत्मा, उसका प्रथम परिवेश बुद्धि, द्वितीय परिवेश चित्त और तृतीय परिवेश वृत्ति, चतुर्थ परिवेश मन। तो बुद्धि आत्मा के अनुसार नहीं हो पाना है ना,
चित्त बुद्धि के अनुसार नहीं होना, वृत्ति चित्त के अनुसार नहीं होना और मन वृत्ति के अनुसार नहीं होना, कुल मिलाकर ये श्रम है। विश्राम क्या है? मन वृत्ति के अनुसार हो गया तो आंशिक विश्राम, उससे अधिक विश्राम क्या हो गया? वृत्ति चित्त के अनुसार होना, यही शांति। तो ये विश्राम का स्वरूप शांति के रूप में दिखता है, कहाँ? वृत्ति की क्रिया में। वैसे ही वृत्ति चित्त के अनुसार, यदि वृत्ति चित्त के अनुसार होना ही शांति की क्रिया है, ये विश्राम के स्वरूप में दिखता है वृत्ति में। वैसे ही चित्त बुद्धि के अनुरूप हो जाना, ये संतोष के रूप में तृप्ति दिखता है, वही विश्राम है। तो ये तृप्तियाँ ही अनुभव है और ये अनुभव ही विश्राम है, और ये विश्राम पूर्वक ही समाधान है ना, यह समाधान पूर्वक विश्राम, ये सभी एक ही पैकेट है। तो इसको कह रहे हैं फिर क्रियापूर्णता, है ना। ये जो श्रम का विश्राम हो जाना, ये इसका नाम है क्रियापूर्णता। ये इस वैकल्पात्मक दर्शन में अनुसंधान, है ना, कि मतलब जो रिसर्च हुआ है, आविष्कारात्मक जो अनुभूति है, उसमें ये एक नई फाइंडिंग है ना, कि ये सुख शांति संतोष आनंद होना और उसके मूल में जो कारण है ना, और उसका निवारण क्या है? अध्ययन। तो उसमें हम जाएंगे। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि संसार में दुख है ना, और दुख का कारण है और दुख का निवारण है। दुख है और दुख भ्रम के वजह से है, ज्ञान पूर्वक सुख की संभावना है, अध्ययन पूर्वक सुख शांति संतोष आनंद पूर्वक मतलब की प्राप्ति होती है, और ये परंपरा में पुनः प्रमाणित भी होता है। इससे पूरे धरती पर जो शिक्षा परंपरा और, है ना, सारा ही परंपरा का स्वरूप निकल कर आता है। तो यहाँ पर एक बड़ी जिसको इंग्लिश में कहने जाएंगे तो प्लूटोनिक शिफ्टिंग, है ना, बड़ी एक शिफ्ट दिख रही है चीज़ों को देखने के तरीके में और उसके भाषा में भी। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि मूल वस्तु भी भिन्न है ना, वो किस विधि से भिन्न है उसको हम देखेंगे। ऐष्णा प्रवृत्ति, है ना, ऐष्णा प्रवृत्ति क्या है? पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। तो ऐष्णा का मतलब क्या है? ऐष्णा का मतलब है ये विचार, है ना, इसकी कामना होना। तो पुत्रेष्णा का मतलब है कि हमारे पास अध्ययन के क्रम में और जागृति के क्रम में पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा का होना सहज है ना। आज के दिन भी हमारे पास है ही। जैसे हम मान लीजिए कि मैं जैसे ये वीडियो को ये कर रहा हूँ, है ना, फिर आप लोग कोई देखकर बोलते हैं कि अच्छा, है ना, अच्छा लग रहे हो या अच्छा बोले हो, तो वो लोकेशना का ही स्वरूप है। आपके बोलने से मुझे जो अच्छा लगता है वो लोकेशना का स्वरूप है ना। तो बोलने का उद्देश्य हमारा नाम यूट्यूब पे आ जाए, इसके लिए हम बोल रहे हैं कि मैं अपना नाम के पीछे बहुत सारे मैं फॉलोअर्स बना दूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ, है ना, या एक उपयोगी वस्तु का प्रचार हो जाए, है ना, ये प्रधान में है। ये सारे लोकेशना को मैंने की कामना रखने के वो हैं, भूमिया है ना। तो ये जो तीनों ही जो कामनाएं हैं, इनके तीन स्थितियाँ बनती हैं मोटे मोटे। एक इनका विषम अवस्था बनता है, फिर इनका एक सम अवस्था बनता है, फिर ये इनका मध्यस्थीकरण होता है, और ये इसके बीच में इसका सम मतलब विषम, फिर विषम सम, सम विषम, है ना, सम सम मध्यस्थ और मध्यस्थ, ऐसे क्रम में ये आगे हमारे में चेंज होता है। बट कुल मिलाकर ये प्रवृत्ति से ही फिर मानव परंपरा बनने की बात होती है ना। पुत्रेष्णा का मतलब है धन बल कामना। इसका बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम परिवार व्यवस्था में जीना चाहते हैं, उसमें भागीदारी करना चाहते हैं, ये पुत्रेष्णा है ना। संसार से मैं मुक्त नहीं होना चाहता हूँ, परिवार से मुक्त नहीं होना चाहता हूँ, मैं परिवार में संबंधों को पहचान कर परिवार व्यवस्था में भागीदारी करना चाहता हूँ। तो ये पुत्रेष्णा हो गया। वित्तेष्णा का मतलब क्या है कि मैं समझता हूँ कि मानव जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है या सहअस्तित्व के रूप में है ना। समझता हूँ का मतलब स्वीकृति, स्वीकृति भास आभास प्रतीति अनुभूति, 4 स्तर की स्वीकृतियाँ होती है ना, 4 स्तर में होता है समझ मनुष्य को। तो ये जो वित्तेष्णा है, इसका मतलब है उत्पादन व्यवस्था में भागीदारी। वित्त का मतलब है धन से संबंधित है, और लोकेशना तो आपको बता दिया है ना, हमारा नाम या हमारा पहचान होने की कामना रहना या वो सुख का स्रोत रहना, ये लोकेशना है। और इसकी कई स्तर है ना। आज के दिन यदि हम देखेंगे तो आदमी पहचान के लिए उटपटांग बहुत कुछ करता है ना, उसको लोकेशना कहेंगे क्या?
उसको फिर लोकेशनल नहीं कह सकते, वो अपने में एक डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, गति का गंतव्य देव चेतना, दिव्य चेतना सहित वैभव रूप में उपकार प्रवृत्ति सर्वशुभ रूप में होना। तो श्रम के विश्राम में क्या हुआ कि आत्मा तथा बुद्धि, मतलब आत्मा और बुद्धि के बीच श्रम का मतलब क्या है, आत्मा में कोई श्रम नहीं रहता है ना, श्रम बुद्धि में रहता है। कब तक? जब तक वो आत्मानुशासित न हो जाए, है ना, तब तक बुद्धि में भी श्रम रहता है। वैसे ही चित्त में श्रम रहता है, और वृत्ति और मन में तो रहता ही है। मन और वृत्ति और चित्त के श्रम से तो हम सभी लोग मैंने अच्छे रूप से मतलब वाकिफ हैं ही। तो ये पूरा हो जाना श्रम का विश्राम, इसका नाम दिया है क्रियापूर्णता, है ना। और ये आचरण के रूप में अपने गंतव्य में पर पहुंच जाना, इसका नाम है आचरण पूर्णता, उसी को गति का गंतव्य कह रहे हैं। तो जागृति का आचरण, है ना, जागृति का जो अतिमानवीय स्वभाव है वो संपूर्णता से अभिव्यक्त हो जाना, इसका नाम है आचरण पूर्णता। ठीक है, समाधान का ज्ञान हो जाना और मानव चेतना का व्यक्त होना, ठीक है, मानव चेतना का व्यक्त होना, इसका नाम है श्रम का विश्राम। और अतिमानवीयता व्यवहार में आ जाना, अतिमानवीय स्वभाव हो जाना, जो दया कृपा और करुणा है, इसका स्वभाव होना तथा इसकी अभिव्यक्ति होना, प्रमाणित हो जाना, ये दोनों ही फिर गति का गंतव्य, एक गति का गंतव्य होना, दूसरा उसका प्रमाण होना, इस रूप में हमको समझ में आता है। यह सब अध्ययन गम्य एवं जीना मानव में से के लिए है ना। यहाँ तक आके उन्होंने काफ़ी एक बढ़िया ढंग से, आगे थोड़ा देख लेते हैं क्या है 21-22। ठीक है, मुझे लगता है इसको पूरा करके ही आगे हम परिभाषाओं में जाते हैं, ताकि एक ये डॉक्यूमेंट अपने में हो जाएगा। और आपसे सहमति प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हूँ, इंटरैक्टिव नहीं है ये। दूसरा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको 2 मिनट बाद आप देख रहे हैं, तो कमेंट भी बाद नहीं आएगा। तो ये जो भी समझ में आया, इसकी संभावना क्या है ना, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, इसको बता रहे हैं। 21वां नंबर पॉइंट, धरती पर 700 करोड़, है ना, 7 बिलियन पॉपुलेशन है धरती की, बढ़ी गया है ये नोट लिखने से ज़्यादा, कुछ करोड़ बढ़ गए होंगे उसमें, वायरस के चलते कुछ घट भी गए। परंतु धरती पर 700 करोड़ मानव अपराधकारी प्रवृत्ति से मुक्त हो पाने के लिए हर नर नारी का समझदार होना। देखिए, ज्ञान हुआ, ज्ञान में पता चला कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ऐसा नहीं है, है ना। भाषा के रूप में जगत मिथ्या का तात्पर्य क्या है ये हम सोचते रह सकते हैं, कम से कम भाषा के रूप में तो ऐसा नहीं है, जगत मिथ्या नहीं है, गलत नहीं है ना। वो भी हो गया, ठीक है ना। और ज्ञान का स्वरूप भी अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, विवेक तथा विज्ञान, उससे मानवीय संस्कृति सभ्यता और वो शिक्षा में आने की संभावना, और ये सब सार्वभौमिक होना, है ना, यूनिवर्सल एजुकेशन, है ना, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की यूनिवर्सलिटी समझ में आ गई ना, मनुष्य की सार्वभौमिकता समझ में आ गई। इसीलिए देखिए, विकल्प के प्रारंभ में लिखा है मानव का अध्ययन नहीं हुआ है ना। कम से कम ये नहीं लिखा कि आत्मा का अध्ययन नहीं हुआ, ये तो नहीं लिखे, हुआ है नहीं हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लिखा नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये लेखक ने उसको लिखा नहीं, लेखक ने लिखा मानव का अध्ययन नहीं हुआ। तो ये जो ज्ञान हुआ वो शिक्षा पद्धति से जब होता है, और संस्कृति का मतलब है, जैसे अभी हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, उसमें बुक स्टॉल रखा रहता है, उसमें कुछ पुस्तकें रखी रहती हैं, वो भी संस्कृति का ही भाग। किस प्रकार का पुस्तक बिक रहा है, किस प्रकार की मूवी बन रहे हैं, है ना, किस प्रकार के गाने बज रहे हैं, किस प्रकार का मैंने हमारे जो भी मैंने व्यवस्थापक हैं जो शासन में हैं, इनका मैंने आचरण कैसा है, ये सभ्यता का भाग हो गया। हम बाहर जाते हैं तो हमारी आचरण कैसा है ना, आज के दिन हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं कि नहीं, ये भी एक सभ्यता का भाग है ना, कि चिपक के ही खड़े रहते हैं। इन सारे चीज़ों में इसका फैलने की संभावना है, इस मूल ज्ञान का, ठीक है। और उसके लिए काम तो बहुत बड़ा काम है ये, तो मैंने संख्या के रूप में भी बहुत बड़ा काम है। दूसरा, जो लेखक ने जो लिखा है उसको समझना, समझाना, फिर उसको लोकगम्य बनाना, है ना, और फिर जन सामान्य भाषा में उसको प्रस्तुत कर पाना, शिक्षा पद्धति से और संस्कृति में और लोक व्यापीकरण में, है ना। ये अपने में एक बहुत बड़ा
प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत सारे अच्छे मन के लोग और जिनको माने नागराज जी के भाषा में बुद्धिजीवी या मेधावी यदि हम नाम दें, इसमें आज के दिन है ना। आप लोग भी सुन रहे हैं, मैं मेरा मानना है कि उसी में गिनती है आप लोगों की भी, इसीलिए उसको सुन रहे हैं। तो जो भी 70-80-100 लोग हैं इस पे आज, तो प्रयोजन की संभावना में सर्वप्रथम धरती पर 700 करोड़ लोगों का अपराध कार्य प्रवृत्ति। तो अभी आदमी, ज्ञान तो अपनी जगह है, अपराध कार्य प्रवृत्ति से मुक्त होना। अपराध किसको कह रहे हैं? पर धन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ा, ये अपराध है ना। तो सबसे बड़ा अपराध क्या है? इसको करना, परधन स्वयं करना, मतलब चोरी करना या दूसरे का छीन लेना, है ना, या दूसरे देश का छीन लेना, दूसरे समुदाय के छीन लेना, दूसरे किसी के परिवार से छीन लेना, ये सारी चीजें आ गई, है ना। ये हो गया परधन। पर नारी, पर पुरुष तो हम पढ़ते ही हैं न्यूज़पेपर में, एक से एक बढ़ के मैंने खराब न्यूज़ आती है, कई बार पढ़ा भी नहीं जाता, इतना खराब न्यूज़ होता है, कल्पना करना तो दूर, पढ़ने में ही दिक्कत आती है ना। और पर पीड़ात्मक कार्य, जहाँ एक आदमी के प्रति द्वेष रख के उनको फिर शारीरिक हानि भी पहुंचाई जाती है ना। तो इससे मुक्त हो पाना एक ही सीढ़ी से होगा, शिक्षा विधि से ही होगा। उसमें लोक शिक्षा भी आता है और जो फॉर्मल शिक्षा है, जो शिक्षा संस्थानों में दी जाती है, ये भी है। इसकी एक संभावना है, वो होगा नहीं होगा, कितना दिन होगा, वो अपने में योजना का एक मुद्दा है। दूसरा, समझदारी से समाधान सहज प्रमाण वर्तमान होना, है ना। एक अपराध मुक्त हुआ, उसके बाद क्या हुआ? समझदारी, तो भ्रम मुक्त हुआ। तो दो चीजें कह रहे हैं, अपराध मुक्ति, भ्रम मुक्ति। भ्रम में फर्स्ट भ्रम क्या है? अपने आप को शरीर मानकर जीना, ठीक है ना। ये मान्यता भी बहुत घोर हो सकती है, उसमें थोड़ा और सूक्ष्म हो सकती है, अति सूक्ष्म हो सकती है, और या कारणात्मक विधि से हो सकती है, ठीक। अपने आप को शरीर मानना, तो ये समझदारी से है ना। ये भ्रम मुक्ति से फिर समाधान होना। तो ब्रह्म मुक्ति के लिए, समाधान होने के लिए क्या होना पड़ेगा? वो अस्तित्व दर्शन, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण, कम से कम इसका तो जानकारी या समझ, है ना, यह भास, आभास, प्रतीति, है ना, और अंततः अनुभूति, इसकी आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही समाधान संपन्न हर परिवार में श्रम नियोजन पूर्वक समृद्धि प्रमाणित हो सकता है ना। तो आप सभी लोग कम से कम जीवन विद्या परिचय शिविर किए हैं, ये मान्यता के साथ इस प्रस्तुति को कर रहा हूँ। तो श्रम से समृद्धि होता है, और आज के दिन हम समृद्धि के जगह दरिद्रता में जीते हैं, या हम आवश्यकता से अधिक इकट्ठा कर लेते हैं। ये एक जन सामान्य भाषा में जीवन विद्या शिविर में संप्रेषित किया ही जाता है। और जैसे जीवन विद्या शिविर को यदि देखेंगे तो एक प्रकार से दर्शन से निश्रित तत्वों को व्यवहारिक भाषा में संप्रेषित करना का प्रयत्न है ना। और सफल प्रयत्न भी है, सफल प्रयास रहा है इतने वर्षों से। कई सारे साथी निष्ठापूर्वक लगे हैं दर्शन में। और वो भी यदि देखेंगे तो एक वस्तु स्थिति सत्य है, किसी एक देश काल, किसी एक जगह में एक प्रकार के भाषा को उपयोग किया जाता है। जीवन विद्या शिविर वो अपने में एक टॉपिक है ना। तो समाधान समृद्धि संपन्न हर परिवार में उपकार कार्य प्रवृत्तियों को प्रमाणित होना समीचीन है। उपकार का मतलब क्या है? कि हमारे परिवार की आवश्यकता से अधिक जो भी है उसको हम, है ना, उदारता पूर्वक अन्य परिवारों में हम दें। तो आज के दिन भी मनुष्य कुछ करता ही है, उसको फ्लड रिलीफ के समय हम लोग कुछ दे देते हैं, है ना। अभी कोविड-19 हो गया तो लोग बहुत बड़ा एक फंड बना रहे हैं, भारत में भी और विदेश में भी। परंतु ये समझदारी पूर्वक हो, ठीक है, और उसमें फिर मानवत्व का भाव हो, है ना, विकसित चेतना का ज्ञान हो, और सभी मनुष्य में ये उपकार प्रवृत्ति का होना। तो ये तीन बड़ी चीजें हो गई, है ना। एक तो मनुष्य का अपराध से मुक्त होना। तो मैं समझता हूँ कि यदि परधन, परनारी, परपुरुष तथा परपीड़ात्मक कार्य यदि इस धरती से समाप्त हो गया तो ये धरती तो वैसे ही स्वर्ग बन जाएगी, है ना। बाद में ज्ञान होता रहेगा, ठीक। तो क्योंकि जितने भी दिक्कतें हैं इन्हीं तीनों से संबंधित हैं, है ना। चोरी से, या पैसा हम इकट्ठा कर लेते हैं, नहीं देते हैं दूसरों को, कुल मिलाकर यही मुद्दे हैं। और उससे और सूक्ष्म है कि समाधान संपन्न हो जाना, और समाधान होने से समृद्धि उसके साथ होना। समाधान पूर्वक जब समृद्धि होता है तो उपकार प्रवृत्ति होती है। तो फिर हम अपने आवश्यकता से अधिक जो भी धन राशि है, आज के दिन धन पैसे के रूप में है, या मैंने सोने के रूप में है किसी के पास, आजकल तो बिटकॉइन भी आ गया है, वो अपने में एक इंस्ट्रूमेंट है धन का। ये सबको मैंने लोक कल्याण के लिए, है ना, सार्वभौम कल्याण के लिए उसको सदुपयोग करना, उसको समर्पित करना, ये उपयोग, ये सदुपयोग है, ठीक है। तो ये 22 नंबर
कम से कम इतने बिंदुओं तो हम पूरा कर लें, मैं सोच रहा हूँ, है ना, क्योंकि 10:30 बज गया है। 22 नंबर, मैं थोड़ा सा बोलने की गति को अभी बढ़ा दूंगा क्योंकि काफ़ी सारा हम कवर कर चुके हैं। 22 नंबर, चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार सहित तकनीकी शिक्षण विधि से ही हर परिवार अखंड समाज सूत्र व्याख्या तथा सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या रूप में जीना ही समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व सहज परंपरा वैभवित होना, यही अपराध मुक्त परंपरा होना समीचीन है। समीचीन का मतलब निकट है ना। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार सहित, तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा क्या करता है, ये व्यवहारिक शिक्षा है ना। तो 3 या 2 विद्या की बात होती है। नागराज जी 2 विद्या के बारे में बात करते थे पहले, एक जीवन विद्या, दूसरे का नाम है वस्तु विद्या। तो जीवन विद्या में व्यवहार विद्या समाया है ना, क्योंकि उसमें मानव के रूप में व्यवहार होता है जीवन विद्या में, और वस्तु विद्या जो है ये तकनीकी शिक्षण से संबंधित है, ये मटेरियल साइंस है ना। तो इस विधि से हर परिवार में अखंड समाज सूत्र व्याख्या, इससे फिर अखंडता की बात आएगी। सोचिए कितनी बड़ी बात है, आज के दिन परिवारों में अखंड समाज सूत्र कहाँ पर है ना। तो बहुत सारे प्रोग्रेसिव देशों में और उसमें किन्हीं वर्गों में, और इसमें भारत भी है, ऐसे परिवार हैं जहाँ पर धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या वर्ग के आधार पर या मैंने रंग नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है ना। तो 2 प्रकार के संबंधों के बात करते हैं ना। एक रोटी संबंध, रोटी संबंध मतलब किसका छुआ हुआ हम खाएंगे, किसका छुआ हुआ हम नहीं खाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो अभी आधुनिक इसमें पूरा खत्म हो जाता है ना। जैसे आप लोग जो शहर से बैठ के सुन रहे हैं उसको, तो हम मैंने इंटरनेट ऐप से कोई खाने को ऑर्डर करता है, वो मैंने किसने छुआ नहीं छुआ इसका कोई परवाह नहीं रहता, लोग उसको खा लेते हैं जब तक वो मैंने हाइजीनिक हो, ठीक हो, स्वस्थ हो, स्वास्थ्यकारी हो, उसको खा लेते हैं। ये वाली बात तो कम हो गई। और बेटी संबंध है ना, कहाँ पर विवाह करेंगे नहीं करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा, या कौन से परिवार के साथ संबंध बनाएंगे, उसके पीछे हमारी जो स्वीकृति है ना, उसकी प्रैक्टिकलिटी एक अलग मुद्दा हो सकता है, वो अपने में एक बड़ा टॉपिक है विवाह, उसमें हम नहीं जाएंगे। परंतु कुल मिलाकर अखंड समाज की सूत्र और व्याख्या हो जाना तथा सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या रूप में जीना। इसका मतलब क्या हुआ, सार्वभौम सूत्र व्याख्या रूप में जीना, इसका मतलब मेरी जो जीवन यापन है वो सार्वभौम व्यवस्था के अनुकूल हो, है ना। क्योंकि जब सार्वभौम व्यवस्था नहीं है तो मैं तो उसको नहीं बना सकता। एक आदमी तो सार्वभौम व्यवस्था नहीं बनाता है ना, 50 भी नहीं बनाएंगे, 50,000 भी नहीं बना सकते, वो तो अपने गति से बनेगी, है ना। उसमें हम हमारा जगह निश्चित करें, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करें ही समाधान समृद्धि, ये प्रत्येक मानव में होके इसकी स्थापना की संभावना है। ये सब संभावना, पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है। हर नारी स्वयं में नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य सहज प्रमाण रूप में वर्तमान वैभव होना आवश्यक है। ये तो नारियों को ज्ञान नहीं हो सकता है, ये नहीं कहा जा रहा है। नारियों को मोक्ष नहीं हो सकता, ये नहीं कहा जा रहा है। मोक्ष जन्म मरण के मृत्यु से मुक्त हो जाना है, ऐसा भी नहीं है। मोक्ष का मतलब ब्रह्म मुक्ति है ना, अपने आप को शरीर मानना ही भ्रम है, प्रथम भ्रम। और भ्रम तो बहुत सारे होते हैं, बट सबसे बड़ा भ्रम या मूल भ्रम यही है। और वैसे भाषा के रूप में ये हमको पहले भी मिलता है, परंपरा के रूप में भी, इसको आगे हम देखेंगे जरूरत पड़ने से। परंतु नर और नारी दोनों को ही, है ना, समझदार होने की संभावना है। और नियम नियंत्रण संतुलन मतलब प्रकृति में नियम नियंत्रण और संतुलन, प्रकृति में उपयोगिता पूरकता हमको दिखती है, इसी का सूत्र है नियम नियंत्रण और संतुलन, है ना। जो बैलेंस दिखता है नेचर में, ये नियम नियंत्रण संतुलन से समझ में आता है। और मानव के साथ न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना, है ना। तो संबंधों को पहचान कर मूल्यों का निर्वाह करना, ये न्याय हो गया। धर्म का मतलब है कि अखंड समाज तथा सार्वभौम व्यवस्था को समझना, है ना, और समाधान को हर दिशा कोण आयाम परिप्रेक्ष्य में उसको हम देख पाते हैं, ठीक है ना। और सत्य का मतलब जीवन को जीवन समझना, शरीर को शरीर समझना, व्यापक को व्यापक समझना, ठीक है ना। जड़ को जड़ समझना, चैतन्य को चैतन्य समझना, व्यापक को व्यापक समझना, और इनमें अंतर संबंध स्पष्ट होना, इसका नाम है सत्य, ठीक। इस पूर्वक हम जी सकते हैं, इसकी संभावना है। 23 नंबर पे चेतना विकास मूल्य शिक्षा। देखिए जगह जगह चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बात हो रही है, केवल मूल्य शिक्षा की बात नहीं है ना, क्योंकि ये मूल्य शिक्षा किसी चेतना के विकास के लिए है या चेतना के किसी स्तर के विकास के लिए है। और जैसे जैसे चेतना विकसित होता है, चेतना विकसित होने का क्रम जो है भास आभास प्रतीति अनुभूति है, या राक्षस पशु मानव, राक्षस मानव, मानव देव चेतना, दिव्य चेतना, इस रूप से दिया है ना। तो ये सब जागृति के ही स्तर है ना।
तो ये मूल्य शिक्षा विधि से हो सकता है। इस रूप में अध्ययन के लिए अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ही मध्यस्थ दर्शन 4 भागों में। तो देखिए बहुत सारा कह रहे हैं ना, मध्यस्थ दर्शन ही अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है, ठीक है। वही सहअस्तित्ववाद है, सहअस्तित्ववाद नीचे आ जाएगा। और यही चेतना विकास मूल्य शिक्षा के लिए संपूर्ण वस्तु है, ठीक। तो ये दर्शन को 4 भाग में लिखा है। तो क्या हुआ, लेखक को समाधि में ज्ञान नहीं हुआ, उसके बाद संयम करने से अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान हुआ, विवेक और विज्ञान समझ में आया। ये हर नर नारी इसको प्राप्त कर सकता है, इसकी स्वीकृति उनमें बनी है ना। उससे अपराध मुक्त हो सकता है, भ्रम मुक्त हो सकता है, समाधान युक्त हो सकता है, इसकी स्वीकृति बनी। ये शिक्षा में कैसे जा सकता है, उसके लिए उन्होंने अध्ययन विधि को तैयार किया, ठीक है। उससे मानवीय संस्कृति, सार्वभौम मानवीय संस्कृति और सभ्यता हो सकता है, ये उनमें स्वीकृति हुई। उसके पूर्ति हेतु तो उन्होंने फिर दर्शन को प्रकट किया है, ठीक है। तो ये दर्शन प्रकट होने के मूल में इतनी सारी चीज़ें हमको मिलती है। तो ये दर्शन लिखना, तो कैसे लिखा गया ये दर्शन, ये पहले जो पुस्तक पढ़ा था लेखक ने उसके स्मरण से लिख रहे हैं ऐसा नहीं है ना। तो जो एक आदमी होता है जो देख कर बोलता है ना। जैसे मैं एक पहाड़ पे चढ़ जाऊँ है ना, मान लीजिए मैं बहुत कंचनजुंगा या एवरेस्ट पे चढ़ जाता हूँ, वहाँ से मुझे जो दिखता है उसको देखते हुए मैं उसका वर्णन करता हूँ, है ना। इस टाइप की ये चीज़, इसका क्रिया का नाम है श्रुति। इस पे लिखा है, श्रुति का परिभाषा है यथार्थ जानकारी का भाषाकरण, है ना। यथार्थ जो ज्ञान है उसको भाषाकरण करना, इसको नाम दिया है श्रुति, ठीक है। ये जो बार बार दोहराने लायक बन जाता है उसका नाम है स्मृति, ठीक है। तो श्रुति एक अलग चीज़ है, स्मृति एक अलग चीज़ है, माने घटना क्रिया है। और ये जो शब्द है ये पहले परंपरा में भी प्रयोग हुए हैं और यहाँ पर उसको भिन्न अर्थ में प्रयोग किया गया है। उसमें से कुछ परिभाषाओं को हम देख लेंगे। तो कल आपको बताया था मानव व्यवहार दर्शन सर्वप्रथम 1970 में ही लिखी जा चुकी थी। 72 में इसकी फर्स्ट एडिशन, 78 में सेकेंड एडिशन, और उसके बाद 2001-2 में एक एडिशन आई, है ना। उसको नागराज जी अपने विधि से उसको संशोधित करते गए। मेरा ये सोचना है, मेरा ये मानना है कि इसमें जो भी संशोधन हुआ वो समय के अनुसार मनुष्य इस वस्तु को कैसे देख रहा है, कैसे समझ पा रहा है, कहाँ कंफ्यूज हो रहा है, कहाँ कंफ्यूज नहीं हो रहा है, उसके अनुसार वो उसमें संशोधन करते गए। क्योंकि कोई भी जो दर्शन लिखी जाती है किसी देश काल के लिए ही लिखी जाती है ना। उनका ये कई बार वो कहे कि अभी ये जो पूरा उन्होंने वांग्मय या लिटरेचर प्रस्तुत किया है ये लगभग 3400 या 500 कुछ पृष्ठ में है, ऐसा बताते हैं लोग जिन्होंने गिना है। मैं नहीं गिना हूँ। तो ये 3500 पेज वो कह रहे हैं कि 100 पन्ने में आ जाएगा। जब जागृत परंपरा बन जाएगी तो उसमें वस्तु 100 पेज लायक ही है। अभी क्योंकि आदमी का सोच विचार इतना फैल गया है और कंफ्यूज होने के इतने तरीके बन गए, या एक ही वाक्य को इतनी विधियों से मैंने गलत रूप में उसकी गलत धारणा बनाई जा सकती है, उसको ठीक करने के लिए इसको इतने विधियों से लिखा गया है। और मेरा अनुमान है कि इसी कारण उसका संशोधन भी हुआ। ये मानव कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन चारों ही 1980 है ना, मिड 1985 से 88 के बीच में चारों ही लिखी गई थी। परंतु ये 2004 में ही जाकर छपी, काफ़ी लंबा अंतराल है। 80s तक ये लिखी गई थी चारों दर्शन, तो 20 वर्ष बाद उन्होंने उसको छापा। तो ये भी एवोल्यूशन में हमको दिखता है कि उस समय इसका मतलब है कि इसको पढ़ने की आवश्यकता किसी की थी नहीं, या छापने के लिए आदमी प्रस्तुति नहीं हुआ। नागराज जी के सामने दर्शन लिखकर बैठे हैं, है ना, और परंतु प्रिंट कैसे करना है तो वो तो कोई आके मदद करेगा तभी प्रिंट होगा, है ना। तो ये तब जाके पूरा हो रहा है। तो ये चारों दर्शन लिखे गए हैं। तो मानव व्यवहार दर्शन में मानव व्यवहार के नियम और व्यवहार 2 विधि से है, बहिरंग व्यवहार और अंतरंग व्यवहार। तो बहिरंग व्यवहार जो आप हम अभी समझते हैं, है ना, संबंध और बाहर जो भी हमको दिखता है ये सारी चीज़ें अभी जैसे जिसको हम व्यवहार समझते हैं। अंतरंग व्यवहार का मतलब है कि जीवन चैतन्य इकाई में जो व्यवहार होता है आपस में, मन का वृत्ति के साथ, वृत्ति का चित्त के साथ, चित्त का बुद्धि के साथ, है ना, तथा बुद्धि का आत्मा के साथ। इसमें भी भ्रमित स्थिति में कैसे काम करता है, अध्ययन की स्थिति में कैसे काम करता है, फिर अध्ययन में जो भी भूमियाँ हैं उसमें कैसे काम करता है, उसकी क्या उपलब्धि होती है,
और जागृति में कैसे काम करता है, उसकी कैसे उपलब्धि होती है, ये पूरा इसमें मानव व्यवहार दर्शन में लिखा है। वो ये मूल में मानव अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को सोचे समझे और उसके नियमों को स्वीकार के उसके अनुसार जिए, ये मानव व्यवहार दर्शन का कुल उद्देश्य है। इसका जो प्रारंभ में एक संदेश और ये सब दिया है वो आप पढ़ सकते हैं, बड़ा ही जोरदार माने उनकी सेंटेंसेस ही हैं, है ना। जैसे एक लिखते हैं एक इसमें कि अनंत ब्रह्मांडों में से इस ब्रह्मांड पर स्थित मानव अत्यंत सौभाग्यशाली है, क्योंकि इन्हें ह्रास तथा विकास का अध्ययन करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त है। ठीक है, बहुत ही सुंदर लाइन। तो नागराज जी 1900 मुझे लगता है मिड 40s में कवि भी थे, है ना, आशु कवि बन गए थे। उसकी एक अपनी उनकी एक प्रक्रिया थी, तो और उनके पास भाषा का अधिकार था ही। जहाँ तक दर्शन लिखने की बात है, जैसे मैंने कहा कि वो देख कर नहीं लिख रहे, मैंने पढ़ कर नहीं लिख रहे, है ना। जो दिख रहा है जीवन में, दिखने का मतलब समझना, है ना। आत्मा से कुछ दिख रहा है, बुद्धि से कुछ दिख रहा है, चित्त से कुछ दिख रहा है, वृत्ति से कुछ दिख रहा है, मन से कुछ दिख रहा है। ये 5 अंग हो गए जीवन के, 5 से अस्तित्व दिख रहा है, अस्तित्व के अलग अलग आयाम दिख रहे हैं, है ना। और इन 5 से अस्तित्व के जितने भी आयाम हैं, इसका एक सम्मिलित एक समझ बन रहा है। ठीक है, उसको भाषा में व्यक्त करने के लिए उन्होंने कहा, एक बार बातचीत में आप लोग सुने होंगे किसी ऑडियो वीडियो में कहीं, कि मधुमक्खी के छत्ते के पास, है ना, जो हनी बी का जो छत्ता होता है, उसके पास जैसे मधुमक्खी घूमता है, वैसे शब्द हमारे सामने आके घूमता रहा और हम उसमें से एक शब्द को चयन करके उसमें देते थे, है ना। तो ये जीवन में एक या चैतन्य इकाई में एक अद्भुत घटना हो रही है, जिसमें प्रकृति जैसा है ना, या वास्तविकता जैसा है, रियलिटी जैसा है, उसका इम्प्रेशन पूरा, है ना, उसकी ज्ञान, उसकी पूरी जो छाप है वो चैतन्य क्रिया पर बन गई। ठीक, अब उस छाप को व्यक्त करने के लिए शब्दों के चयन, है ना, अपने आप हो रहा है ना, ऑटोमेटेड प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना। तो ये नेचुरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है ये। तो ये अपने आप उसमें फिर जीवन क्रिया चित्त क्षेत्र में ये हो रहा है, अपने में एक बहुत मैंने फैसिनेटिंग घटना जैसे लगता है। ठीक है, और आप में से जो भी लोग नागराज जी को मिले या देखे, तो आप देखे होंगे कि कुछ पूछने से उत्तर तत्काल उनके यहाँ से, उनके, है ना, मुख से निकलता था। तो उसमें स्मरण का भी एक भाग है और ये भी एक कार्य करता है ना। ये जो सच्चाई का छाप होने से भाषा सच्चाई के अनुरूप ही निकलता है। इसीलिए भी इस भाषा का महत्व हमको समझ में आता है, क्योंकि ये सारा ही भाषा जो दर्शन में यूज हुआ है, ये कोड है ना। उस कोड के साउंड को यदि मैं बदल दूं, तो वो कोड के पीछे जो अर्थ है मुझे नहीं मिलेगा, है ना। कुछ तो मिलेगा, बट उनमें जो अर्थ था वो मिलेगा कि नहीं पता। यही भाषा तथा परिभाषा के प्रति डिसिप्लिन रखने की जो मतलब जगह है, यहाँ पर हमको समझ में आती है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसका माने क्रिटिकल इवैल्यूएशन, शायद हिंदी में उसको आलोचना कहते हैं, है ना, क्रिटिकल सर्वे ना करें, है ना। उसको क्रिटिकली तो देखना चाहिए, परंतु ये जिस विधि से बना है ना, उस विधि को तो डिनाई नहीं किया जा सकता। उसको परिवर्तित करने का अधिकार हमारे पास तो नहीं है। ये अधिकार कब बनेगा? जब ऐसी छाप हमारे जीवन में, है ना, हमारे चैतन्य इकाई में बन जाए, तब भाषा का अधिकार हमारे पास बनता है कि हम अपने हिसाब से भाषा को बदल दें। जैसे आत्मा को मुझे आत्मा नहीं बोलना और कुछ बोलना है, फिर उसके लिए मुझे आत्मा को देखना पड़ेगा, फिर तय करना पड़ेगा कि मैं उसके लिए क्या नाम दूँ, या आत्मज्ञान होना पड़ेगा। तो उसके पहले भाषा बदलना तो फिर कोई मतलब बनता नहीं, है ना। तो कुल मिलाकर ये दर्शन 4 भाग में लिखा है। मानव कर्म दर्शन में कर्म, उपासना और सहस्तित्वादि विज्ञान, ऐसे 3 अध्यायों में इसको लिखा है। तो मानव में अनेक प्रकार के कर्म होते हैं, जो मतलब शास्त्र अध्ययन करते हुए हम जो भी कर्मों में, मैंने कायिक, वाचिक, मानसिक, है ना, बोला हुआ, किया हुआ मानसिक कर्म जितने भी चीज़ें हैं, वो कर्म वाले चैप्टर में लिखा है। वैसे ही उपासना लिखा है। उपासना को बहुत छोटा सा वर्णन है, उसका बहुत डिटेल नहीं दिया उन्होंने। और सहस्तित्ववादी विज्ञान में अस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति होना, और कुछ
प्रभाव और बल और शक्ति, है ना, और प्रकाश, ये सब के बारे में चर्चा है। तो कर्म आगे जाके व्यवहार में भौतिक वस्तुओं के साथ अभ्यास करने के रूप में हमको दिखता है। और मानव के जगह जब कर्म को देखेंगे तो मानव में जितने भी हम माने सोचते हैं, विचार करते हैं, व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, ये सभी का सम्मिलित स्वरूप कर्म। अभ्यास दर्शन दो प्रकार के अभ्यास है। एक अभ्यास, दो प्रकार मतलब दो दिशाओं में अभ्यास है। एक जागृत होने के लिए अभ्यास है ना, जो जिसको हम साधना या अध्ययन कहेंगे, और दूसरा जागृति को प्रमाणित करने के लिए अभ्यास है। जैसे अभी हम लोग, जैसे मैं इंजीनियरिंग का शिक्षा प्राप्त किया, तो इंजीनियरिंग पढ़ने समझने के लिए एक अभ्यास था, है ना, उसमें कुछ थ्योरी, कुछ प्रैक्टिस, कुछ डिस्कशन था। और किसी दिन हमको एक चिट्ठी दिया गया कि तुम आज के दिन इंजीनियर बन गए, है ना। कुछ लोग ER ऐसे लिखते भी है नाम के सामने। मुझे काफ़ी वर्ष बाद पता चला कि ER का मतलब इंजीनियर होता है, जैसे DR डॉक्टर होता है। तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए एक अलग अभ्यास होता है जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है ना। उसी को हम प्रैक्टिस में जब लाते हैं तो उसकी एक अभ्यास होती है, ये अभ्यास दर्शन है। और ये तीनों दर्शन को आत्मसात करने से हम जीवन के जागृति में बोध की स्थिति तक पहुंचते हैं, है ना। और बोध को मैंने अवधारणा भी कहा है, वो अपने में एक अलग टॉपिक है। परंतु उसके बाद फिर अनुभव की बारी आती है, इसीलिए अनुभव दर्शन चौथे उसमें है। तो अनुभव को जो पहले बताया, मतलब जैसे इनको जो वो कहा गया था कि अनुभव को बताया नहीं जा सकता, है ना। तो अनुभव दर्शन को टोटली वैसे देखे तो 39 पेजेस में लिखा है, 29 पेजेस में, तो काफ़ी बताया है अनुभव को, अनुभव किसको होता है और ये सब। कल परसों शायद एक प्रश्न भी आया था, प्रश्नों को साथ में ले लेंगे, बट क्योंकि उसका संदर्भ आ गया कि पहले ये बताया कि ज्ञान अव्यक्त अनिर्वचनीय है, परंतु अनुभव दर्शन में भी लिखा है कि भ्रम ज्ञान, है ना, भ्रम ज्ञान शब्दों से पूर्णतया प्रकट नहीं है ना। तो वो तो सामान्य रूप से हम इस बात को समझ सकते हैं। अव्यक्त है, जो बताया कि ज्ञान अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब ज्ञान का कोई प्रसारण नहीं है ना, ज्ञान परावर्तित नहीं होता है। जबकि नागराज जी कह रहे हैं ज्ञान पूरी तरीके से व्यक्त है और ये आचरण में आता है, और उसी का स्वरूप अतिमान्यतापूर्ण आचरण है ना। दया, कृपा, करुणा, प्रेम, मूलक, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, है ना, ये सब जो भी हम पढ़े, संबंधों का पहचान, मूल्यों का निर्वाह, ये ज्ञान की अभिव्यक्ति हो रही है ना। तो अनुभव भी प्रमाणित होता है, अनुभव मूलक व्यवहार भी प्रमाणित होता है, अनुभव मूलक कार्य भी प्रमाणित होता है। यही अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण तथा प्रयोग प्रमाण के रूप में हमको समझ में आता है। और ये संप्रेषित भी होता है, अनुभव किसको हुआ, क्या हुआ, अनुभव में क्या ज्ञान होता है, ये बहुत क्लियरली लिखा है। पहले भी लिखा था, है ना, पहले ये वाली बात तो लिखी ही गई थी। अनुभव में क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। ब्रह्म में क्या होता है, वो स्वयं होने का सेंस खत्म हो जाता है, केवल मैं ब्रह्म हूँ, ये समझ में आता है। एक विचारधारा के अनुसार, जो नागराज जी के परिवार की विचारधारा था। बाकी लोगों का हो सकता है उसकी व्याख्या भिन्न हो, है ना। परंतु आत्मा में जो हुआ वो एग्जैक्टली हुआ कैसे, है ना, और उसकी जो व्याख्या है, यहाँ पर भेद है, इसमें बहुत बड़ी दूरी है। तो संप्रेषणा में तो ये दूरी होगी। तीसरा जो भाव पक्ष है, वो कभी भी मैंने शब्दों से तो व्यक्त नहीं हो सकता। शब्द तो एक मार्गदर्शिका है। जैसे मैं चाय पीता हूँ, तो चाय पीने से मुझे कैसे लगा, मैं अभिव्यक्त कर सकता हूँ, मैं संप्रेषित कर सकता हूँ भाषा के रूप में। उस भाषा को सुन के चाय पीने का जो अनुभव है मेरा, वो आपके कल्पना में आ सकता है ना, ठीक है, पर वो अनुभव आपको नहीं होगा जब तक आप स्वयं चाय नहीं पियो, ठीक है। वैसे ही छोटे बच्चे के साथ हमको स्नेह का भाव होता है, तो हम उसको बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है इस बच्चे के साथ। वो सुन के आपको कल्पना ही होगा, आपको उसका भास ही होगा, पर उस भाव का अनुभव होने के लिए आपको स्वयं उस भाव से संपन्न होना पड़ेगा। यही उस लाइन का मतलब होता है जो मानव अनुभव दर्शन में लिखा है ना, कि ब्रह्म ज्ञान जो है वो शब्दों से पूर्णतया कम्युनिकेबल नहीं है, मतलब वो अनुभव के बराबर नहीं है, उससे तुमको अनुभव हो सकता है, ये उसका तात्पर्य है। दर्शन पर आधारित विचार, तो ये विचारवाद का मतलब है तर्क शैली। ये जो दिख गया है ना, दर्शन में वो लिखे हैं जो दिखा, है ना, वो जो दिखा वैसे ही क्यों है, उसके लिए जो लॉजिकल कंसिस्टेंसी है, जो विवेक सम्मत विज्ञान है, जो तर्क शैली है, ये वाद में दिया है, ठीक। तो पूरा जो भौतिक संसार है ना, ये द्वंद्व में नहीं है, ये समाधान में है, ये उनको ज्ञान हुआ। उसका कारण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये पूरे को फर्स्ट में समाधानात्मक भौतिकवाद में बताया है।
ठीक है। और तीसरे में जाते हैं, तीसरे में अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। तो पहले रहस्यात्मक अध्यात्मवाद की बात की गई थी, अब ये कह रहे हैं कि अध्यात्म कोई रहस्यात्मक चीज नहीं है ना, ये अनुभव में आने वाली चीज है और व्यापक वस्तु को बहुत आसानी से भी हम लोग पहचान सकते हैं। व्यापक अनुभव करना में थोड़ी देरी हो सकती है, पर पहचान तो सकते ही हैं। जैसे मेरे में और ये स्क्रीन के बीच में जो दूरी है, ये स्वयं व्यापक वस्तु है ना, तो ये अनुभव में आता है। और उसी के रूप में व्यवहारात्मक जनवाद है ना, आज के दिन संघर्षात्मक जनवाद की बात होती है कि मानव मानव में जो संघर्ष है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये व्यवहारवादी विधि से जनवाद को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इन तीनों पुस्तकों में अभी तक विगत में जो भी विचारधाराएं चली, भौतिकवाद, जनवाद और अध्यात्मवाद के जगह के स्तर में है ना, उसमें जो भी कमियां थी उसको भी दर्शाया है ना, और वो पूरा कैसे होता है इस अनुभव ज्ञान से, उसको भी उन्होंने उसमें स्थापित किया है। तो कोई भी लेखक अपने ज्ञान को लोगों के मनपटल में, विचार में लाने के लिए फिर वाद को प्रस्तुत करता है ना, क्योंकि वाद पूर्वक ही हम पहले समझते हैं, हमारे पास तर्क होता है और चित्रण होता है, कल्पनाशीलता होती है, और वो सेटिस्फाई होने से ही हम फिर मानते हैं कि नहीं ये वस्तु ऐसा हो सकता है ना। वो सेटिस्फाई करने के लिए जो मैंने जो लिटरेचर है उसका नाम है वाद, है ना, तर्क शैली। तीसरा है दर्शनवाद के आधार पर शास्त्र 3 भाग, ये जीने का स्वरूप है। तो जो ज्ञान हुआ वो ऐसे समझाया जा सकता है, ये वाद हो गया, और समझाने के बाद या समझने के बाद ऐसे जीने में आता है, इसका नाम है शास्त्र। ठीक, तो भौतिक जगत के साथ जीने के लिए आवर्तनशील अर्थशास्त्र की बात की गई है ना। तो ये आवर्तनशीलता हर विधि से, 2 विधि से आवर्तनशीलता है। एक तो ये धरती के साथ भी आवर्तनशीलता, तो धरती को बनाए रखने के अर्थ में। दूसरा तन, मन और धन के रूप में आवर्तनशीलता है। तो आज के दिन यदि हम देखेंगे तो लाभोन्मादी अर्थशास्त्र है, तो उसमें केवल धन प्रदान है ना, स्वास्थ्य को भी छोड़ दिया। मतलब हम प्रॉफिट कमाने के लिए हम मैंने कोई अनहेल्दी चीज़ या उसमें मिलावट या जानबूझकर भी कोई हम दवाई बेचेंगे जब हमको पता है कि लोगों को ये घातक है, और क्योंकि उससे पैसा कमाते हैं। या परसों तो ये भी एक न्यूज़ आया था कि जैसे ये जो अभी वायरस का प्रकोप चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग पैसा बनाने का अपना जुगाड़ बना लेंगे, है ना। तो ये लाभोन्मादी अर्थशास्त्र है। इसके जगह मन तथा धन के आधार पर, मन तथा तन के आधार पर धन का नियोजन, ये आवर्तनशीलता है ना। तो मन भी स्वस्थ रहे, तो मनुष्य का मन मतलब व्यवहार पक्ष भी ठीक रहे, स्वास्थ्य तन भी बाधित न हो, और धन केवल मनुष्य के भोग के रूप में नहीं है, संपूर्ण प्रकृति ही धन है, तो उसको भी बना के रखना, उसकी आवर्तनशीलता, जिसको आज के दिन एनवायरमेंटल इश्यू या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। तो ये केवल सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स, केवल धरती की सस्टेनेंस की बात नहीं हो रही है ना। धरती की सस्टेनेंस और एनरिचमेंट ये भी होगा, साथ में शरीर का सस्टेनेंस और एनरिचमेंट भी होगा, साथ में मन का भी सस्टेनेंस और एनरिचमेंट होगा। तो इस अर्थशास्त्र में उत्पादन व्यवस्था भी उसके अनुकूल होनी चाहिए, प्रोडक्शन है ना, या सर्विस मैकेनिज्म, उसके साथ जो एक्सचेंज मैकेनिज्म है, आज के दिन इसको कुछ लोग फेयर ट्रेड ऐसे नाम से रखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो ये इस प्रकार से एक न्यायिक विनिमय व्यवस्था की बात है इसमें आवर्तनशील अर्थशास्त्र में। वैसे ही व्यवहारवादी समाजशास्त्र के बारे में थोड़ी सी तो बात हो गई थी आपके साथ, है ना, कि ये अखंड सामाजिकता के मानसिकता के साथ संबंध तथा संपर्कों को पहचान कर संस्कृति सभ्यता पूर्वक जीना, ये व्यवहारवादी समाजशास्त्र है। आज के दिन समाज की जगह हम समुदाय में जीते हैं। ये समुदाय भाषागत हो सकता है, किसी देश या राष्ट्र की सीमा में हो सकता है, किसी धर्म की सीमा में हो सकता है, जाति की सीमा में हो सकता है, संप्रदाय की सीमा में हो सकता है, उपजाति, प्रजाति, ऐसे अनेकों खंड हैं। भारत जैसे कंट्री में देखेंगे तो मैंने 50 विधियों से हम बटे हैं, है ना, ऐतिहासिक कारणों के वजह से। तो इसके जगह अखंड सामाजिकता की मानसिकता स्थापित होना, ये व्यवहारवादी समाजशास्त्र का उद्देश्य है। तो उसमें मनुष्य के मौलिक अधिकार तथा ये सामाजिक नियम की विशुद्ध व्याख्या है। और तीसरा है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान शास्त्र, कि ये जो जीवन जागृत हो जाता है ना, तो पूर्ण जागृति के अनंतर, तो अनुभव की पूर्णता या अनुभव पूर्णता के अनंतर के बाद वो पूरा जीवन में क्या आचरण होता है, इसको पूरे को लिखें, है ना। तो ये भी एक 25.3 तीसरा नंबर देखेंगे, एक बड़ा
मैंने ये है डिपार्चर है ना, इसके पहले के भाषा और तर्क और ज्ञान विधियों से, क्योंकि वहाँ पर मुक्ति की बात हो रही है ना। ये बंधन है, बंधन से मनुष्य मुक्त हो गया, ठीक है। सभी दर्शनों में यही बातचीत है। कोई भी हम मैंने चाहे वैदिक दर्शन लें या मतलब वेद को नहीं मानने वाले भी दर्शन है, जैसे बहुत सारे दर्शन है धर्म है ना। बट किसी में भी ज्ञान के बाद एक तो किसको ज्ञान हुआ ये स्पष्ट होना अपने में एक कार्यक्रम है। दूसरा, उसके बाद जीने का स्वरूप क्या है, वो ये है कि वो मुक्त हो गए, फिर वो उपकार ही करते हैं। और कुछ शब्द मिलते हैं प्रेम जैसे, इसमें इसको 122 आचरण के रूप में बताया, 122 है ना। तो ह्यूमन साइकोलॉजी या अवेकेंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस की जो साइकोलॉजी है, या फुल्ली अवेकेंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस की जो मानसिकता है, उसमें हमको एक ये पुस्तक जो है उसको दर्शाता है भाषा के माध्यम से। तो 122 काफ़ी विस्तार है। अभी तो आदमी माइंड अलग है और बॉडी अलग है ये भी क्लियर नहीं होता, माइंड को 122 विधियों से बता दिया, ठीक है। और ये पूरा मैंने कंसिस्टेंट है, ये अपने में एक अचीवमेंट है। तो इस दर्शन को यदि हम जैसे एक इंग्लिश में ही शब्द है, मैं सोचता हूँ इंग्लिश में है ना, आजकल थोड़ा हिंदी में प्रयत्न करता हूँ। यदि हम सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेट का मतलब उत्सव है ना, इस अर्थ में उत्सव नहीं कि हमको मिल गया या मैं जिस व्यक्ति को जानता था या उस व्यक्ति से मिल लिया मैं, परंतु कि किसी आदमी को इतना सारा समझ में आ गया और इसको इस विधि से, इतने सुंदर विधि से ये हमने इसको, उन्होंने इसको मैंने प्रस्तुत किया है, ये अपने में सेलिब्रेशन का एक मुद्दा है, ठीक है ना। और इसके इस उत्साह को, इस उत्सव को और इस पवित्रता को है ना बना के रखना, मुझे लगता है हम सभी का सम्मिलित दायित्व तो बनता है। हम इसको कितना समझें और कितना हम इसको जी पाएँ, ये तो हमारी आवश्यकता, योग्यता, पात्रता अनुसार होगा। कम से कम इसके पवित्रता को ये जैसे बनी थी वैसे तो हम बना के रख ही सकते हैं। और यदि हम कोई जैसे व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसका आधार को भी हमको स्पष्ट करना आवश्यक है। जैसे मैंने कहा भी शायद कल या परसों के इसके प्रस्तुति के इसमें, इसीलिए मैं डेट को भी बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन 10 मई 2020 के अनुसार मेरी ऐसी समझ बनी है मध्य दर्शन की। मैं ये पा रहा हूँ कि हर वर्ष ये परिष्कृत होते जा रहा है। हर वर्ष कोई एक चीज़ है ना जो पहले मैं किसी विधि से मानता था वो थोड़ी संशोधित होकर परिमार्जित हो जाती है। ऐसी चीज़ों की संख्या भले ही घटती जा रही है समय के साथ। तो मैं ये नहीं कह सकता है कि आज जो मैं कह रहा हूँ अंतिम व्याख्या है, क्योंकि 5 साल पहले भी मुझे यही लगता था और आज शायद उससे कुछ भेद हो गया कुछ चीज़ों में। इसीलिए ये दर्शन पूरा अपने में एक सेलिब्रेट करने की एक बात है। वैसे सभी दर्शन सेलिब्रेट करने की चीज़ है ना, क्योंकि आदमी फाइनली देखे तो ज्ञान अवस्था की इकाई है। केवल घास चरने के लिए तो आदमी इस धरती पर अवतरित नहीं हुआ, सोचने वाला इकाई है। और माने परेशान भी होता है और दुखी भी होता है, और लोगों के समस्या और दुख देखकर सुनकर हमको खराब भी लगता है, और अपने दुख और समस्या तो हमको से तो खराब लगता ही है। तो इसके निवारण के लिए जितने भी उपाय हैं, मुझे लगता है ये सभी मनुष्यों के लिए उपयोगी है ही, है ना। उसी में से एक उपाय लग रहा है कि काफ़ी मैंने सटीक, संपूर्ण और व्यवहारिक और अध्ययनगम्य है ना और सार्वभौम विधि से प्रस्तुत हुआ है। तो ये मैंने 4 दर्शन, 3 वाद और 3 शास्त्र के रूप में इसमें बताया है। ये जो चिंतन, ये जो शास्त्र है यही चिंतन है। चिंतन पूर्वक जो चित्रण हो गया यही शास्त्र है ना। चित्रण पूर्वक जो विश्लेषण हुआ है वो वाद है ना। और अनुभव बोध जो है ये दर्शन है, मोर और लेस, ठीक है। तो इसके नीचे आता है, हाँ, तो इस सभी के आधार पर मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान व्यवस्था है ना, ये प्रकाशित हो चुका है। ये प्रकाशन प्रक्रिया में है, आया है, इसको बदलना पड़ेगा। 2010 में आया था, 2007 में वो संविधान प्रकाशित हो गई। इसी के साथ परिभाषा संहिता प्रस्तुत है ना। तो एक पूरे परिभाषाओं का एक लिस्ट है जो हम आगे देखेंगे। अब ये अपना वक्तव्य दे रहे हैं।
तो प्रारंभ में प्रकथन दिया था, अब लेखक अपना वक्तव्य बता रहे हैं। विकल्प के नाम से 27 मुद्दे के रूप में जो सूचना प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल अभिप्राय में अपना पराय की दीवार से मुक्ति, द्वेष मुक्ति, अपराध मुक्ति विधि से मानव चेतना पूर्वक समाधान समृद्धि सहित यहाँ तक रोक लेते हैं। बड़ा पैराग्राफ है ना। मैं जब स्कूल में था, हमारे टीचर बोलते थे मैं बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखता हूँ, मुझसे बड़ा पैराग्राफ लिखने वाले एक व्यक्ति मिल गए। ठीक, विकल्प के नाम से 27 मुद्दे के रूप में जो सूचना प्रस्तुत किया है, इसके मूल अभिप्राय में अपना पराय की दीवार से मुक्ति है ना। ये एक बहुत बड़ी दीवार है और अध्ययन के क्रम में मेरा अनुमान है कि ये बहुत आगे जाके हमारे गति में समाप्त होता है, क्योंकि ये प्रेमानुभूति की जगह है, अपना पराय की दीवार से मुक्ति। परंतु इसका प्रारंभिक स्वरूप तो यहीं से शुरू हो जाता है कि हम अपने धर्म के लोगों को कुछ मानते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को दूसरा कुछ मानते हैं। मानने का मतलब स्वीकारने से है, ठीक है ना, योग्यता से नहीं है। ठीक, द्वेष मुक्ति मतलब एक दूसरे के प्रति जो विरोध का भाव है, ये द्वेष। और अपराध मुक्ति, परधन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा से मानव चेतना पूर्वक है ना। मानव चेतना का मतलब विकसित चेतना पूर्वक समाधान समृद्धि सहित अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, सूत्र व्याख्या रूप में जीना, यह मानव परंपरा के लिए आवश्यकता बन चुकी है, यदि मानव को इस धरती पर परंपरा रूप में रहना है ना। तो ये सारे द्वेष, अपराध, दूरियों से मुक्त होकर धरती को संतुलित बना के रखने की आवश्यकता मनुष्य में बन चुकी है इनके अनुसार। अस्तु सकारात्मक भाग में निर्णय लेने की स्थिति में इन सूचनाओं के आधार पर कितने भी सकारात्मक उद्देश्य प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, इन सब का उत्तर मेरे पास सुरक्षित है। ठीक है, तो ये जब जीवित थे उस समय का लिखा हुआ वक्तव्य है। अभी ये सारा अनेकों विधियों से मतलब इसका सुरक्षा कार्य जारी ही है ना। जितने भी लोगों ने नागराज जी के साथ संवाद किया, लगभग 600 घंटे की ऑडियो है और 100-150 घंटे अभी रिलीज़ हो गए हैं, अगले है ना कुछ समय में बाकी भी हो जाएगा। और लिखित रूप में बहुत सारा वाङ्मय है और अप्रकाशित भी बहुत सारा वाङ्मय है। उसमें एक बड़ी टीम लगी है और एक बहुत बड़ी टीम, बहुत सारे हमारे साथी मैंने नागराज जी के साथ हुए संवादों को लिपिबद्ध भी कर रहे हैं, उसको लोगों के सम्मुख रख भी रहे हैं, कुछ लोग उसको संकलित भी कर रहे हैं। तो इस रूप से ये सारी चीज़ें है ना सुरक्षित भी हो रही हैं, है ना। तो ये पूरा वक्तव्य यहाँ तक हमारा पूरा हो गया और यहाँ पर मेरी घड़ी में 10:59 हो गया है, तो बिल्कुल ही सही समय पर हम पहुँच गए। तो ये अध्ययन बिंदु आगे की ये बात आएगी, इसके नेक्स्ट वाले सेशन में मैं एक उसको दिखाई देता हूँ आपको हम क्या करेंगे। नेक्स्ट वाले सेशन में हम एक मिनट, तो ये नेक्स्ट वाले सेशन में इस पुस्तक के लास्ट में लगभग 110 परिभाषाएं दी हैं। तो इसका अपने पास अभी सॉफ्ट कॉपी वैसे उपलब्ध नहीं रहा, तो कल मुझे 1-1.5 घंटा लगे उसके इमेजेस को लेकर एक जगह डाल दिया है। तो इसमें जो सबसे मुख्य परिभाषाएं हैं इसको हम ले लेंगे। ये लगभग 10 पेज की डॉक्यूमेंट है, काफ़ी सारी बात हो ही गई है, बट क्योंकि टेक्निकली और ऑफिशियली ये इस डॉक्यूमेंट का पार्ट है, इसीलिए इस परिभाषाओं को भी पूरा करना चाहिए, ऐसा मुझे बताया भी गया और मुझे ऐसा लगा भी। तो ये पूरी जो, क्योंकि भाषा परंपरा की है ना, और परिभाषाएं नागराज जी की हैं, तो उनका अभिप्राय क्या था इन शब्दों से, वो परिभाषा विधि से दिया है। तो हम आज दोपहर के सेशन में 3:30 से 5 में इसको पूरा कर लेंगे, और यदि शेष समय बचता है तो विकल्प, ये जो डॉक्यूमेंट है इसको टेलीग्राम के उस ऐप उसमें डाल दिया था मैंने चैनल में, और ये होने के बाद यदि समय बचता है या कल सवेरे हमारा आखिरी सत्र होगा, या हो सकता है आज ही शाम को पूरा हो जाए, देखते हैं कैसे जाता है। उसमें वैकल्पात्मक बिंदु जो तुरंत मेरे ध्यान में आए, कुछ को मैं छाटूंगा आज, उसके सामने वो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ठीक, धन्यवाद।